Hello dear students, welcome to Magnet Brains. This is your biology teacher पलक रखियानी. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन और अब जो है आप हमारे यहाँ से बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं. इन बुक्स में आपको सभी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी हमारा एक नंबर कंटेंट जो है उसमें सभी तरह की थ्योरीज हो गई, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो कैसे अवेल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक फॉर्म है उसे भरिए, देन हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी. तो अब बात करते हैं इस वीडियो की. जैसा कि आप जानते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए हमने पूरा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है क्लास 9 का, विच मीन्स सभी चैप्टर्स के हमने जो है रिविजन कर लिया था. और उसके बाद फॉर ईच चैप्टर वी हैव ऑल्सो डन 3 लेवल ऑफ एमसीक्यूज, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, अचीवर्स, और तो और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर लिए थे. तो ये वीडियो में मैम क्या मिलेगा हमें, इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि नेशनल साइंस ओलंपियाड के एग्जाम के लिए मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि कौन से क्वेश्चंस जो हमें लगता है हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस काफ़ी ईयर्स में ये रिपीट हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. एंड आपको क्या करना है, आपको जल्दी से बने रहना है कमेंट सेक्शन पे, यानी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आप जो है कमेंट वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के अपना आंसर बताइएगा और उसके थोड़ी ही देर बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी. तो चलिए लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1. तो अब जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो. वैसे मुझे पता है बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, तो अपने जो है फ्रेंड्स के भी आंसर देखते रहना किसका सही है किसका गलत है. पूरी तैयारी हो गई होगी उम्मीद करती हूँ. चलिए भाई, बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. The given diagrams show 2 different cropping patterns X and Y. Identify these patterns and select the incorrect option regarding them. बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कुछ कुछ बीच में यार मैं टिप्स भी देती जाऊंगी जिनको रख देना यार, है ना. फ्री में एडवाइस वैसे तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन ये टीचर की एडवाइस है यार, एग्जाम के लिए है, इसे तो संभाल के रखना. तो वेन एवर यू आर रीडिंग क्वेश्चन हमेशा मैं कहती हूँ यार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. 10 बार पढ़ोगे 10 बार आंसर बदलोगे. तो ठंडे दिमाग से बिल्कुल वैसे एग्जाम में एड्रेनलिन का लेवल बहुत बढ़ चुका होता है, घबराहट, एंजाइटी सब हो रही होती है, आता हुआ क्वेश्चन भी मैम नहीं कर पाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं. सो व्हाट यू डू, रिलैक्स योरसेल्फ, रीड द क्वेश्चन 1 टाइम और एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर से दूसरी बार भी पढ़ो क्वेश्चन को एंड दैट्स इट, क्योंकि आंसर आना होगा तब तक आ जाएगा. ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, इस क्वेश्चन में यू नीड टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो हमेशा एक और चीज़, कभी भी क्वेश्चन में ट्रू लिखा हो, फॉल्स लिखा हो, करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसा कुछ भी हो तो उस वर्ड को हाईलाइट कर लिया करो. व्हाई, बिकॉज समटाइम्स वी गेट सो बिजी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो हमें लगता है कि ये सही है और हम इसको टिक करके आ जाते हैं भाई, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इनकरेक्ट यानी गलत वाला बताना है. तो आप क्या करो, जल्दी से ऑप्शन को पढ़ते हैं और इतना जो मैं बोल रही हूँ इसके लिए आपको वक्त मिल रहा है ताकि आप कमेंट करके आंसर बताओ. कैसा पैटर्न है आंसर बताने का, क्वेश्चन का नंबर लिखोगे 1 और उसके बाद डैश करके ऑप्शन ए बी सी डी. अगेन रिपीटिंग, बहुत अगेन मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर किया करो, सिर्फ ऑप्शन मत बताया करो. मैं कैसे समझूंगी कि किसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए बी सी या डी. तो नंबर 1 थिंग, इमेज वाला क्वेश्चन है, आपको एक पैटर्न दिख रहा है ऊपर वाला दैट इज एक्स एंड एक पैटर्न दिख रहा है वाई. कोई बहुत बेहतरीन आपको यार एग्जाम में डायग्राम नहीं देखने को मिलते हैं, इसी टाइप के पैटर्न दिए रहते हैं, तो आपको इन्हीं में से समझना है. तभी वैसा का वैसा उठा के मैंने यहाँ रख दिया जैसा एग्जाम में पूछा जाता है. एंड प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिपीटेडली. तो एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है, एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है, क्रॉपिंग के पैटर्न है ये. तो इनमें से पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है. तो मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ. ऑप्शन ए, इन क्रॉपिंग पैटर्न एक्स द क्रॉप शुड नॉट हैव द सेम रूट पैटर्न. बी, crop selected for cropping pattern Y should have different type of nutrient requirements. C, crop selected for cropping pattern X must have different maturation time. Or is it D, in cropping pattern Y only 2 crops can be grown simultaneously at a time. गलत ऑप्शन बताना है. तो सबसे पहली चीज़ क्या करो यार, X और Y को आइडेंटिफाई कर लो. क्रॉपिंग पैटर्न हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मेन 2 ही टाइप के इसमें देखे हैं, X दिख रहा है क्लियरली, Y दिख रहा है. ठीक है, थोड़ा सा वक्त लो. पहला स्टेप मैं स्टेप बता रही हूँ ताकि आप सॉल्व कर सको, खुद पे रिलाई करो. ऐसा नहीं है कि वेट कर रहे हैं कि मैम जब आंसर बताएगी तभी हम कमेंट करेंगे, नहीं, ये आपकी तैयारी के लिए है ना. यहाँ गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन एग्जाम में गलत मत करके आना. सो फील फ्री, गलत भी होता है तो एटलीस्ट यू विल कम टू नो द करेक्ट आंसर. आप अपने हिसाब से देखो कि आपका ब्रेन क्या सोचता है, एक्स क्या है, वाई क्या है, और उसके बाद उन दोनों के लिए इनमें से कौन सी बात गलत है, इनकरेक्ट है, दैट यू हैव टू टेल, विच मीन्स 3 बातें सही होंगी.
तो जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ओके, चलिए भाई, अब जो है मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। पैटर्न एक्स, यार क्रॉपिंग पैटर्न में हमें पता है क्यों किए गए हैं ये पैटर्न, ताकि जो है हम इम्प्रूव कर सकें। चैप्टर का नाम ही है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, याद आया कि नहीं? तो यानी फूड रिसोर्सेज में कैसे इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इम्प्रूवमेंट आए, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न सोचे गए, यानी कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा आगे बढ़ के। तो आपको जो एक्स पैटर्न दिख रहा है इसमें ऑब्जर्व करो, ये चांद सितारे नहीं बने हैं। ऑलराइट, ये चांद सितारे नहीं है, ये क्या है? ये देखो, ये यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक ऐसा है, तो कुछ लोगों को लगता है चांद सितारे। बेटा ये दो पैटर्न बताएं कि मान लो शायद ये कोई होगी क्रॉप नंबर 1, है ना, ये चावल मान लो, ये राइस है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, ये राइस है, और एक ये कोई है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये मान लो ये जो है आपका वीट है फॉर एग्जाम्पल। तो यानी एक जगह राइस है, एक जगह वीट है, और आपको क्या दिख रहा है? कुछ छटा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दीज ऑल आर मिक्स्ड, राइस एंड वीट, यानी क्रॉप 1 क्रॉप 2 एक दूसरे के साथ मिक्स में ग्रोन है। यानी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है कि यार यहाँ एग्जैक्टली आपको एक लाइन में आपको ये दिख रहा है राइस, एक लाइन में वीट, नहीं। समवेयर इट्स राइस, ओवर हेयर, ओवर हेयर, ओवर हेयर, एंड समवेयर इट्स वीट, लाइक मिक्सली ये स्प्रेड है। तो कितनी बार मैंने एक वर्ड को रिपीट कर दिया, मिक्स्ड। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो पैटर्न एक्स है दैट इज बेसिकली मिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग, यानी आप क्रॉप्स लेते हो और उसे जो है मिक्स पैटर्न में क्रॉपिंग कर देते हो एक ही फील्ड में। तो मतलब बेहतरीन बात ये हो जाती है कि एक ही टाइम पे जो है आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को जो है आप ग्रो कर पा रहे हो, सिर्फ एक क्रॉप नहीं है। तो आपका जो है ना वक्त भी बच जाता है और फील्ड का एरिया भी बच जाता है ना, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। सो एक्स इज मिक्स क्रॉपिंग। उम्मीद करती हूँ सभी ने यही आइडेंटिफाई की हो, और इसके बाद भी अगर आंसर आ रहा हो तो घबराओ नहीं, मेरे आंसर बताने से पहले तक कमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब मैम उसके बाद कौन देख रहा है? मैं नहीं देख रही हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है भाई? तो बिल्कुल ईमानदारी से जल्दी बताओ कमेंट करके। अब पैटर्न वाई में देखो, पैटर्न वाई बड़ा बेहतरीन है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहे हैं सर्कल 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 सर्कल। भाई ये टाइप की क्रॉप्स हैं, प्लीज़, है ना, मुझे बताते हुए भी हंसी आती है कि ये चांद सितारे नहीं हैं, ये टाइप्स की क्रॉप्स हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज रेड, है ना, एंड दिस इज ये वाले शेप की, देन दिस इज अ डिफरेंट क्रॉप, ओके, दिस येलो वन इज अ डिफरेंट क्रॉप, देन अगेन हो सकता है कि रेड क्रॉप हो, है ना। लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, यहाँ पे ये वाली जो क्रॉप है ना, ये देखो एक पूरी की पूरी आपको रो दिख रही है, इस क्रॉप की एक पूरी की पूरी रो दिख रही है, इसकी भी रो दिख रही है, विच मीन्स मैम वी फील कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स तो हैं, लेकिन ये एक डेफिनेट रोज में है। कि मान लो अगर यहाँ पे राइस है तो यहाँ राइस ही राइस की रो है, अगर मान लो यहाँ वीट है, यहाँ पैडी है, यहाँ पे जो है ज्वार है, तो उनकी ही रो है। यानी बोल सकते हैं डेफिनेट पैटर्न डिसाइडेड है। ओवर हेयर मिक्स्ड ऐसे ही बांट दिए हैं, एंड ओवर हेयर डेफिनेट रोज में है। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग, जिसमें डेफिनेट रोज होती हैं। है ये मिक्स क्रॉपिंग का ही एक टाइप, लेकिन इसमें जो है डेफिनेट रोज में डिसाइडेड है, तो हम क्या कहते हैं? इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसके बाद आई थिंक आंसर दे पाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई मैंने बता दिया, उसके बाद भी सोचो क्या सोचना है कि इन पैटर्न में हमने पढ़ा क्या है, हमने इनके लिए क्या कंडीशन पढ़ी है कि यार मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग करने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज मेरी समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना अब, है ना, अब सुनना ध्यान से, ठीक है? अभी 2 मिनट के लिए रुक जाना और ध्यान से सुनो। मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग में कहानी क्या चलती है यार, कि डिफरेंट टाइप्स के आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है? इन दो क्रॉपिंग की पूरी कहानी सिंपली बता रही हूँ। आप अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, मुझे बताओ अलग अलग टाइप्स की ग्रो कर रहे हो क्रॉप, तो क्या उनकी क्वालिटीज या क्या उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतें सेम होनी चाहिए या अलग? उनकी ज़रूरतें सेम होनी चाहिए या अलग? बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्यों होगी भाई? क्योंकि अगर एक टाइम पे दोनों को एक ही चीज़ लाइए तो लाएंगे कहाँ से? फॉर इंस्टेंस समझो, अगर जो है क्रॉप 1 क्रॉप नंबर 1 है या क्रॉप ए है, ठीक है, एक है क्रॉप ए, एक है क्रॉप बी, ऑलराइट। चलो मिटा नहीं रहे हैं, इधर आ जाओ, चलो इस चीज़ को यहाँ पे क्विकली से समझो। फॉर इंस्टेंस दिस इज क्रॉप 1 या क्रॉप ए, यार जो नाम देना चाहते हो दे दो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तभी जो है अपन को ओलंपियाड से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है क्रॉप ए क्रॉप बी क्या होता है। वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना पार्ट आता है इस चैप्टर का, इस मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए 2 क्रॉप अपन ने ले ली, ए बी अलग अलग क्रॉप्स हैं। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आते हैं अपन इनके बेटा रूट पैटर्न पे। सबसे पहला पॉइंट वी विल टेक इज रूट पैटर्न, यहाँ लिख देती हूँ बीच में। पहला पॉइंट आता है रूट पैटर्न करके।
तो बेटा मेरे मुझे एक बात बताओ, रूट पैटर्न हमने कौन से पढ़े हैं? टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। फॉर इंस्टेंस अगर ये दोनों ही है ना, ये दोनों ही अगर जिस इंसान का जवाब है, जिस स्टूडेंट का ये जवाब भी है कि मैम सेम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि साथ में उग रही हैं, तो मैं आपका जवाब देती हूँ। ये है फाइब्रस रूट। ये कैसी रूट है? फाइब्रस रूट है। एक पॉइंट से जो है बहुत सारी रूट्स निकल के आ रही हैं। क्लियर? और अगर इसका भी आप कहना चाह रहे हो कि मैम फाइब्रस रूट हो तो आपको क्या दिक्कत है? बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉप को दिक्कत होने लगेगी। व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, जैसे मान लो यहाँ पे वाटरिंग हुई बेटा, है ना, ये दोनों साथ में ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे वाटरिंग हुई, पानी डाला, बढ़िया पानी डाला है, बढ़िया पानी डाला है ना, वाटरिंग करी है आपने, तो होता क्या है, दोनों क्रॉप्स अगर एक साथ लगी हुई है ना, तो ये जो है ऊपर ऊपर का पानी ये भी एब्जॉर्ब करेगी, ऊपर ऊपर का पानी ये भी एब्जॉर्ब करेगी। सो व्हाट हैपेंस, इनमें ना कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों? अरे यार कोई अगर सेम चीज के लिए एस्पायर करता है, कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं? जैसे आप ओलंपियाड दे रहे हो, आपसे पहचान वाला कोई दे रहा है, तो कंपटीशन हुआ ना वो आपका। और आप एनएसओ दे रहे हो, वो कोई बंदा जो है दूसरा ओलंपियाड दे रहा है या दूसरा एग्जाम दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है ना, अपने कंपटीशन का नहीं है वो। सो यहाँ अगर सेम चीज हो जाती है, सो कंपटीशन इंक्रीजेस। क्यों? जैसे ही पानी आया तो ये वाला बोलेगा नहीं नहीं मेरे को दे भाई, ये वाला बोलेगा मेरे को दे भाई, तो कंपटीशन बढ़ा। तो हो सकता है इस केस में क्या होता है, एक क्रॉप को कम मिले पानी, तो वाटर की उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर अच्छा बोलोगे अब मैम हमें आप ये वाली बात बताओ कि जब अलग होगा क्रॉपिंग पैटर्न, तो बेटा ये भी सुन लो, देखो ये भी सुन लो। नाउ फॉर इंस्टेंस क्रॉप ए में बेटा क्या है, क्रॉप ए में है फाइब्रस रूट सिस्टम, ऑलराइट, एंड क्रॉप बी में आ जाता है अपना टैप रूट सिस्टम, यानी प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ऐसे करके रूट्स हो गई। ओके, तो इस सिस्टम में क्या होगा, टैप रूट सिस्टम में, और अगर ये दोनों साथ हुए, है ना, मान लो क्रॉप ए क्रॉप बी मिक्स क्रॉपिंग में ग्रो कर रहे हो आप, ये दोनों साथ हुए, तो क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, दोनों को ले लो साथ में, है ना, क्योंकि दोनों में अलग अलग आप टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। चलिए, नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन इफ यू आर गिविंग वाटर, तो पता है क्या होगा, फाइब्रस रूट तो ऊपर ऊपर तक है, तो ये लोग पता है क्या करेंगे, दे विल डू अ डील। ये जो क्रॉप्स है ना, अपने आप में एक डील साइन कर लेते हैं। कैसी डील? कि यार देख भाई, मेरी जो है रूट्स तो सिर्फ ऊपर तक है, सो लेट मी डू वन थिंग, ये जो ऊपर ऊपर का पानी है मैं ले लूँ, जो पानी आया है ऊपर का मैं ले लेता हूँ, एंड यू आर टैप रूट, योर रूट्स आर गोइंग एकदम डीप तक जा रही हैं, आपकी तो टर्शरी, सेकेंडरी बहुत हाथ फैले हुए हैं, तो नीचे का जो पानी है, पानी तो नीचे तक भी जाएगा ना, तो नीचे का जो पानी है ना वो आप ले लेना। तो इनके बीच में डील हो जाती है, यानी वाटर की कमी नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, वो अपना अलग काम करेगा, ये अपना अलग काम करेगा, यानी रूट पैटर्न क्या होना चाहिए, अलग। ये बात तो समझ गए? ठीक है, दूसरी बात किसकी कही है, पहले तो रूट पैटर्न की बात करी गई है। तो इन क्रॉपिंग पैटर्न एक्स, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, रूट पैटर्न, द क्रॉप शुड नॉट हैव द सेम रूट पैटर्न। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, द क्रॉप शुड नॉट, क्रॉप्स का सेम रूट पैटर्न नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम, तो इसको यहाँ टिक करके रखो, लेकिन जल्दबाजी मत करना, डू नॉट टिक दिस ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस पॉइंट को तो ठीक है मैम, ये समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्रॉप सिलेक्टेड फॉर क्रॉपिंग पैटर्न वाई शुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो अगेन मैंने कहा ये जितने भी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट बता रही हूँ मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है वो। तो अब समझो, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात है, तो यहाँ रूट पैटर्न की जगह अपन ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? उसमें भी सेम कहानी चलेगी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में भी, अरे सेम ही तो बात है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी वाइटामिन्स, है ना, वाइटामिन्स मान लो जो चाहिए, तो इसमें भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे, है ना, फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो क्रॉप ए जो है, क्रॉप ए जो है उसको विटामिन के बहुत ज़्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल विटामिन, विटामिन जो है क्या, विटामिन नहीं, मैं ले लेती हूँ पोटेशियम, विटामिन के नहीं कहना चाह रही थी, मैं चाह रही थी भाई पोटेशियम ज़्यादा चाहिए उसे, है ना, एक मिनरल पोटेशियम उसको ज़्यादा चाहिए। क्लियर है भाई, कौन सा मिनरल ज़्यादा चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्रॉप बी को भी पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। ये वो केस है जिसमें आप कहते हो कि मैम सेम हो गए, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो बेटा अगर इसे भी पोटेशियम चाहिए, इसे भी पोटेशियम चाहिए, और जो फार्मर है उसने बढ़िया पोटेशियम अगर डाला है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई किया है, पोटेशियम डाला है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अगेन द सेम स्टोरी विल रिपीट, कॉम्पिटिशन, सेम चीज़ चाहिए तो कॉम्पिटिशन होगा कि नहीं।
अरे सेल नहीं लगती है, सेल में देखा है, साड़ी वगैरह की सेल लगी हो कभी, है ना, या कोई भी कपड़े की सेल हो, एनी सेल में क्या होता है, कपड़े कैसे लोग खींचते हैं कि नहीं भाई हमें दे दो, क्यों? बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर द सेम थिंग। ऑलराइट, तो कंपटीशन होगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मान लो क्रॉप एक को पोटेशियम चाहिए, क्रॉप भी कहता है भाई मुझे सोडियम चाहिए, अरे दिक्कत ही नहीं है, कहते हैं दिक्कत ही नहीं है, कोई बात नहीं, पोटेशियम आएगा बोलता है भाई ये तो मेरे को नहीं चाहिए, तू ले ले, ये बोलेगा सोडियम आया भाई तू ले ले, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ पॉइंट बी समझ आया है। क्रॉप सिलेक्टेड फॉर क्रॉपिंग पैटर्न वाई शुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यस बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन को भी होल्ड पे रखो यार। देखते हैं ऑप्शन सी, क्रॉप सिलेक्टेड फॉर क्रॉपिंग पैटर्न एक्स मस्ट हैव डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, अलग अलग इनका मैच्योरेशन टाइम होना चाहिए। तो ये बात भी सही है भाई, देखो क्यों। मैच्योरेशन टाइम का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन टाइम मतलब क्या कि दोनों जो हैं मेच्योर अलग अलग टाइम पे हो रहे। बोलो मैम अब ये पॉइंट तो हम आपको ही समझा देंगे, क्योंकि आप समझ गए डिफरेंट होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैच्योरेशन टाइम है, डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर सेम हुए, क्या बोल रही हूँ मैं, बिकॉज अगर सेम हुए तो उस वक्त ये जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट दोनों के लिए बढ़ जाएंगी। जैसे मान लो क्रॉप ए जो है उसको हमें नवंबर में वो मेच्योर हो जाएगी, ठीक है, और बढ़िया से जो है वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएगी, है ना। और ये वाली भी नवंबर, एक ही महीना जस्ट मान लो, है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, नवंबर में जो है ना हम इसको रीप कर लेंगे, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, तो इसको हम बढ़िया से हार्वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। पर अब दिक्कत क्या आती है, सेम महीने में सेम टाइम पे अगर दोनों मेच्योर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि एक साथ दोनों मेच्योर हो गए, एक साथ दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एक साथ हो रही है, ग्रोथ एक साथ हो रही है तो रिक्वायरमेंट भी एक साथ लग रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो जैसे, अरे होता है कि नहीं, अब जैसे मान लो इसकी है जनवरी में, इसको आपको जनवरी में मेच्योर होगी ये वाली क्रॉप, तो जनवरी में हो रही है, तो ऐसा होता है ना कोई काम अगर 2 महीने बाद करना हो तो अपन उसको होल्ड पे रख सकते हैं, जो अभी ज़रूरी है उसको पहले करेंगे। तो ये नवंबर वाली है, इसको पहले निकलना है। जैसे स्कूल है भाई, आप हो, आपका भाई है ना, भाई बहन है, भाई का स्कूल पहले है, 6 बजे उसको निकलना है यार, तो मम्मी क्या करेंगी, पहले लंच भाई को दे देंगी या बहन को देंगी जिसको 7 बजे जाना है? बोलोगे मैम ऑफ कोर्स भाई को ही देंगी जिसको पहले जाना है। तो प्रायोरिटीज मैटर, तो यहाँ भी वही कहानी आ जाती है। पर मुझे समझ आ गया कि भाई आप लोग इतने समझदार हो कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, पैटर्न्स हैं, मैच्योरेशन टाइम है, सब अलग होना चाहिए, तो ये आंसर भी हो जाता है ठीक। अब लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहता है। In cropping pattern Y, only 2 crops can be grown simultaneously at a time. कह रहे हैं एक बार में क्रॉपिंग पैटर्न Y में, दैट इज इंटरक्रॉपिंग, आप सिर्फ 2 ही क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। नहीं भाई, आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक क्रॉप है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, जितनी चाहो आप उतनी क्रॉप्स डेफिनेट रो पैटर्न्स में ग्रो कर सकते हैं। यानी क्लियरली दिस ऑप्शन ये गलत हो जाता है, लेकिन हमारे लिए यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, आप जो है अपना स्कोर एक जगह लिखते जाइए, देन लास्ट में वीडियो के अपना स्कोर कैलकुलेट करना। टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 20 आउट ऑफ जितने भी आते हैं बिल्कुल नहीं शर्माना यार, 1 आए, 2 आए, 0 आए, 20 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब बताओ कमेंट करके, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड हाउ मच हार्ड यू नीड टू वर्क। ऑलराइट, चलिए आंसर डी है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ इसका आंसर। गिवन हेयर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल टिश्यू X. Identify the tissue and select the correct option regarding it. तो अगेन ये भी एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप के डायग्राम्स आते हैं, तभी मैंने ऐसा सेम का सेम डायग्राम जैसे प्रीवियस ईयर्स में आए थे वैसा रख दिया है। ये क्या दिया है आपको क्लियरली बता दिया है क्वेश्चन में कि ये एक एनिमल का टिश्यू है। तो आपकी जितनी भी थ्योरी है वहाँ लेके जाओ, टिश्यू को आइडेंटिफाई करो और इन चारों ऑप्शन में से क्विकली कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। टिल द टाइम आई विल रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, tissue X forms a shock absorbing cushion around kidneys and eyeballs. B, tissue X fills the spaces inside the organs and fastens the peritoneum to the body wall. Option C, tissue X connects skeletal muscles with bones. And option D, tissue X is commonly called packaging tissue of the body. Mr. X निकाल दो यार जल्दी से, काफ़ी मज़ेदार और आसान क्वेश्चन है, समझो इस डायग्राम को, जल्दी से समझो।
और जल्दी से आंसर बताओ। और मैं चाहती हूँ यार मेरे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो रेगुलरली, तो जल्दी से सभी आंसर्स को सही बताना। एंड कहीं भी हो सकता है कोई क्वेश्चन एकदम से नहीं बनता है, जो भी आंसर गलत है बेटा उस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रखना, और उसका कॉन्सेप्ट आप प्लेलिस्ट दी गई है लिंक में, जितने भी हमने टॉपिक थे कंप्लीट किए हैं, जाके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती एग्जाम की तैयारी से पहले कि बिल्कुल पूरे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो लेंदी बैठ के, नहीं। जहां जहां गलती हो रही है दैट्स वाई सॉल्व क्वेश्चंस, जहां गलती हो रही है उस टॉपिक को जाके रिवाइज करो। चलिए, उम्मीद करती हूँ इतना टाइम मैंने बोल दिया तो समझ गए होंगे। चलिए, नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट इज द डायग्राम सीन। इस डायग्राम को समझो, ये डायग्राम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मैं आपको पैटर्न समझाऊंगी समझने का। देखो यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बेटा कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? एक रिंग शेप का नहीं लग रहा? हाथों में ये जो अंगूठियां पहनी है ना, नौ चूड़ियां नहीं, अंगूठियां की बात है ना, जो रिंग होती है, सो एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर है। अरे वो एनिमल टिश्यू जो रिंग शेप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे आपको फैट दिख रहा है। मैम आपने फैट कह दिया, मैम आपने फैट कह दिया। कौन है ये? मिस्टर एक्स, हमारा फैट टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये? टिश्यू एक्स, एडिपोज टिश्यू। यानी नेक्स्ट टाइम से इस डायग्राम को देखो ही और एकदम से पता चल जाना चाहिए एडिपोज टिश्यू, बुलाए नहीं भूलना चाहिए ये, ठीक है। चलिए, एडिपोज टिश्यू है। अब एडिपोज टिश्यू एज आई सेड कैसा टिश्यू है? ये फैट टिश्यू है। इसका काम क्या होता है? फैट का काम क्या होता है? बोलते ना कोई बढ़िया बहुत ही फैटी से इंसान हो तो बढ़िया उसके सर रख के सो जाओ बढ़िया उसके पेट पे, है ना, मस्त कुशन सा लगेगा आपको। व्हाट डिड आई यूज द वर्ड? कुशन। एग्जैक्टली। आई बॉल्स जो होती है ना आपके, आई बॉल, ये आंखें, इनको कवर करने के लिए जो टिश्यू यूज होता है, जो एक कुशन की तरह एक्ट करता है, वो है ये एडिपोज टिश्यू। और तो और ये जो है किडनीज के अराउंड भी आपको दिखता है, आई बॉल के अराउंड भी आपको दिखता है। और इसका काम क्या है? शॉक को एब्जॉर्ब करना। यानी जो भी शॉक है, कोई भी फैट इंसान होगा ना उसको शॉक कम लगेगा, यानी आप उसको धक्का मारोगे तो उसको कम शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फैट है भाई, ज्यादा मास है उसके पास। तो वैसे ही यहाँ पे हमारी आई बॉल्स को प्रोटेक्ट, आई बॉल्स एंड इवन किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टिश्यू एक्स एडिपोज टिश्यू की कवरिंग होती है। इज इट क्लियर? यानी क्लियरली ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। टिश्यू एक्स फॉर्म्स अ शॉक एब्सॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनीज एंड आई बॉल्स। सो 2 का आंसर होता है ए। उम्मीद करती हूँ इसी पैटर्न में आंसर कर रहे होगे कमेंट। चलिए, I hope you all are ready for question number 3 on your screen over here. Quickly tell me the answer for this question as well. Select the group that contains only the micronutrients. A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको शायद 3 करके नाम दिए हैं। आपको ये ग्रुप बताना है जिसमें सिर्फ क्या है? ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑप्शन ए कहता है सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन। बी, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। C, oxygen, iron, potassium. D, carbon, chlorine, nickel. So you quickly have to tell the micronutrients. और इसके लिए जिसको याद हो, मैंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, न्यूट्रिएंट्स के नाम याद रखने के लिए, मतलब हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो वो ट्रिक मैं आपके आंसर आने के बाद बताऊंगी, जिससे शायद मिस हो गई हो तो वो अभी भी ट्रिक सीख सकते हैं। लेकिन जल्दी से आपको जो आंसर पता है जल्दी से बताओ। यहाँ क्वेश्चन 3 लिख के कौन से वाले सेक्शन में? कॉमेंट वाले सेक्शन में। चलिए 3 लिखिए एंड आई विल ऑल्सो चेक कौन से स्टूडेंट ने मैक्सिमम आंसर्स किए हैं और किसके कितने मार्क्स आए हैं। मैक्सिमम मैंने क्या कहा? आंसर दिए हैं, मैंने ये नहीं कहा सही दिए हैं गलत दिए हैं। इट्स फाइन, गलत भी हो तो भी ठीक है, गलत होगा तभी तो यू विल फाइंड द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है कि नहीं भाई? मैं ये चाह रही हूँ कि आंसर दो यार, कोशिश करो अपनी तरफ से। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो मत कर देना। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखे थे हमने, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको माइक्रो की बात बतानी है। चलिए, आई वेरी वेल होप एवरीवन मस्ट हैव गिवन द आंसर। अब आ जाओ, अगर ना हो पाया हो तो यहाँ आ जाओ। अब एक चीज़ लिखूंगी मैं बोर्ड पे, लेकिन शांति से उसको देखना, ठीक है? शांति से ऑब्जर्व करना, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी इसका राज क्या है। और उसके बाद ये लिखते जाओ, चलो मेरे साथ लिखते जाओ। और जैसी स्पेलिंग लिख रही हूँ वैसी लिखना, ये मत सोचना पलक मैम व्हाट आर यू डूइंग, आपको स्पेलिंग नहीं आती। नहीं भाई, ये अलग चीज है, जैसी मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना। फैब मंडे, FEB कैपिटल B है, मंडे MN हो गया मंडे। मॉर्निंग, क्यों CU वाला क्यों होगा? नी जाना, जाना कैसे लिख देते हैं? क्यों नहीं जाना?
कहाँ नहीं जाना है? क्लास नहीं जाना। लो भाई, स्पेलिंग पे मत जाना। सेम सेम स्पेलिंग लिखना है। क्या लिखा है? फैब मंडे मॉर्निंग। क्यों नहीं जाना क्लास? अरे यार इतनी बढ़िया मंडे मॉर्निंग है, संडे के बाद जो मंडे आता है। लोग कहते हैं मंडे ऐसा होता है। अरे भाई इतनी फैब मंडे मॉर्निंग है, आपको क्यों नहीं जाना क्लास? जल्दी से अटेंड करो। हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लासेस। चलिए ये नोट डाउन कर लिया बिल्कुल। फैब मंडे मॉर्निंग, क्यों नहीं जाना क्लास? अब आओ कहानी बदल देते हैं। यहाँ Fe हो गया आपका आयरन, फैब का Fe है आयरन, B है बेटा बोरॉन, Mn है आपका बेटा मैंगनीज, Mn है बेटा आपका मैंगनीज, MO है आपका मोलिब्डेनम, MO है आपका मोलिब्डेनम। क्लियर है? Cu आपका हो गया कॉपर। बोलो मैम ये तो राज निकलता जा रहा है इसके अंदर से। Ni हो गया निकल, अरे निकल, और Zn हो गया जिंक, और Cl आपका हो गया क्लोरीन। ये लो एकदम से इन्होंने सब बदल दिया। फैब मंडे मॉर्निंग, क्यों नहीं जाना क्लास? आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जिंक, क्लोरीन। चाहते हो तो इसका साइड हो रही हूँ, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? लिख सको तो लिख लो यार, तो बेटर रहेगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में नोट कर लेना। कितने हैं काउंट करो जरा, जरा काउंट तो करो मैम। 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया? 8। ये क्या है हमारे 8? These 8 are माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो पढ़ाने के बाद लिखा है नाम, क्यों? क्योंकि अगर ये बोल के शुरुआत करती तो आधा दिमाग वहीं रह जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और अगर कोई भी चीज़ सोचा ना कि ये याद करनी है, वो होती नहीं है। तो इसलिए किसी चीज़ को बहुत ही रिलैक्स वे में पढ़ा करो। फैब मंडे मॉर्निंग से हमने चालू किया था, यहाँ आए, और अब मैंने लास्ट में जो है बेटा आके राज खोला है कि दिस इज बेसिकली दीज आर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपके 8। फैब मंडे मॉर्निंग, क्यों नहीं जाना क्लास? कोई मिस तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। चलो भाई क्लियर है बिल्कुल? ओके, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जिंक, क्लोरीन। तो बेटा मेरे आपको पीछे ऑप्शन में क्या दिया है, आप ऑप्शन चेक कर लो। पहले ऑप्शन में दिया है सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन। तो क्लियरली सल्फर और नाइट्रोजन पीछे वाले ग्रुप में आपको दिखे नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। हाँ मैम ये तीनों तो दिखे थे शायद। मैम एक बार फिर से दिखा दो। देखो क्या क्या बोला? जिंक, कॉपर, मैंगनीज। करेक्ट मिल गया तीनों की जोड़ी, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो तीसरा गलत है, ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, कार्बन भी नहीं आएगा। तो विच मीन्स ऑप्शन बी ओवर है बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस देखो न्यूट्रिएंट्स पे ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं और गलत कर देते हो। क्यों? क्योंकि एक एक न्यूट्रिएंट को बैठ के रटते हो। बेटा इनको ऐसे याद करने जाओगे नहीं होंगे। यू कैन यूज अ फ्यू शॉर्ट ट्रिक्स कुछ कुछ चीज़ों में जहाँ ज़रूरत होती है। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ इस चीज़ ने आपको बड़ी हेल्प करी होगी तो कमेंट करके बताया करो यार, मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which of the following plant tissue provide mechanical support and a protective covering around seeds? जल्दी से बताओ इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है ये। ऐसा कौन सा प्लांट है, प्लांट टिश्यू है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है सीड को? ए पैरेन्काइमा, बी कॉलनकाइमा, सी एरेन्काइमा, और इज इट डी स्क्लेरेन्काइमा? ओके, मैकेनिकल सपोर्ट की बात है, थोड़ा याद करो यार इन तीनों के चारों के फंक्शंस। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो मैकेनिकल सपोर्ट और सीड्स के अराउंड, यानी जो आपको इतनी हार्ड सीड्स दिख रही हैं, देखो सीड को कवरिंग क्यों करनी है? क्योंकि उसके अंदर बैठा है बेबी प्लांट, है ना? बेबी प्लांट बैठा है, आपका जाइगोट एम्ब्रियो है भाई उसके अंदर, तो उसको कवरिंग चाहिए, प्रोटेक्टिव। कितनी सारी हार्श कंडीशंस में रहना है, तो हार्ड कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है? शुरुआत करते हैं देखो पैरेन्काइमा से। अच्छा ये सब क्या है? आई होप आपको याद होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके अंदर? टिश्यूज चैप्टर के अंदर हमने इनकी बात करी थी। एक तो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक थे परमानेंट टिश्यू। ये वाले किस में आते हैं? जो चारों नाम दिख रहे हैं आपको परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? परमानेंट के भी अंदर दो थे, एक थे सिंपल, एक थे कॉम्प्लेक्स। ये हैं बेचारे सिंपल वाले चारों, ठीक है? दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ पैरेन्काइमा का मैं मेन वर्क आपको बता देती हूँ। इसका मेन काम होता है बेटा स्टोरेज से। अब वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं फूड का स्टोरेज है, कहीं कहीं वाटर का स्टोरेज है, लेकिन मेन काम इसका क्या है? स्टोर करके रखना। तो बोलोगे मैम कवरिंग का काम, मैकेनिकल सपोर्ट का काम तो मतलब नहीं है, ठीक है, हटा दो।
नेक्स्ट आता है कॉलनकाइमा। इसमें यूजुअली डाउट रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका सपोर्ट इज थोड़ा डिफरेंट। क्यों? ये जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की मदद करता है, यानी ये प्लांट को योगा करवाता है। योगा कैसे? जैसे प्लांट की जो स्टेम होती है ना भाई, कभी बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो वो कैसे स्टेम यूं होती है। अब बेटा इतनी तेज हवा चले तो वो प्लांट 2 मिनट में ऐसे नीचे गिर जाए। तो हर बार के लिए प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो है उसकी स्टेम जो है बिल्कुल ऐसे डांस कर सके, तो वो है कॉलनकाइमा। सो ओवर हेयर सीड की कवरिंग में कॉलनकाइमा नहीं होता है, तो इसे हटा दो। एरेनकाइमा नाम क्या है तो याद करिए, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये पैरेनकाइमा का ही एक टाइप है। एरेनकाइमा पैरेनकाइमा का ही एक टाइप है, लेकिन ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एक्वेटिक प्लांट्स के, जो पानी में होता है पौधे, उनमें प्रेजेंट रहता है। और उन्हें ये क्या प्रोवाइड करता है? बायंसी। बायंसी यानी क्या? ताकि वो प्लांट हल्के रह पाए क्योंकि पानी में है और ऊपर फ्लोट कर पाए। तो मतलब मैम ये भी नहीं है, बचता कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। अरे जबरदस्ती टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समझो ये कौन से हैं बेटा? ये डेड सेल्स हैं, मरे हुए सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा। और जो मर गया उसका क्या काम है? हार्ड हो जाते हैं ये, और इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बिकॉज ये डेड सेल्स हैं। और सीड की जो कवरिंग दिखती है वो भी होती है स्क्लेरेनकाइमा। सो आई होप सभी ने आंसर क्या दिया होगा? ऑप्शन 4 का आंसर है डी। क्वेश्चन 4 का आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस। ये एक क्लासिफिकेशन चार्ट है, तो क्वेश्चन पढ़ो, चार्ट को ऑब्जर्व करो और आंसर बताओ। लेट्स रीड द क्वेश्चन। रिद्धि ड्रू अ क्लासिफिकेशन चार्ट एज शोन बिलो। नाउ ओवर हेयर एक चार्ट दिया है, कोई स्टूडेंट होगी यार हमारी रिद्धि, उन्होंने जो है एक चार्ट बनाया है। नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर्स एक्स, वाई, पी और क्यू। तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट बनाया है, लेकिन ये जो है ना मैडम भूल गई हैं कुछ लेबलिंग करना। तो एक लेबलिंग हो गई इनकी, एक्स लिख दिया इन्होंने, इनको याद नहीं आया, इन्होंने वाई लिख दिया, पी लिख दिया इन्होंने, और क्यू लिख दिया है। कभी कभार एग्जाम में करके आते हो, कुछ याद नहीं आता है तो कुछ भी लिखाते हो हैं, एक्स वाई पी क्यू। तो रिद्धि ने भी ऐसा किया है, उसको ना क्लासिफिकेशन चार्ट में किंगडम एनिमल का दिख रहा है हमें, एक्स वाई पी क्यू करके लिख दिया है। सो व्हाट यू हैव टू टेल, आपको इन 4 ऑप्शंस में पढ़ के करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ। ए कहता है एक्स इज यूसीलोमिक बॉडी कैविटी, बी कहता है पी इज बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, क्यू इज रेडियल बॉडी सिमेट्री, वाई इज सीलोमिक कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। सो आप जो है चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तभी जो है पढ़ाते टाइम भी मैंने चार्ट के फॉर्म में भी पढ़ाया था शुरुआत में। क्यों? क्योंकि चार्ट पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू किंगडम एनिमेलिया। यहाँ आप चार्ट में जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा उतनी ऑब्जर्व करो। यहाँ दिया है लेफ्ट साइड में सेल्यूलर लेवल, राइट साइड में दिया है टिश्यू लेवल। सेल्यूलर लेवल पे क्लासिफिकेशन, लेफ्ट में जाओ पोरीफेरा है, स्पंजेस है, ठीक है। टिश्यू लेवल में नीचे आओ तो एक चीज दी है बेटा, ये एक फीचर है। क्या दिया है? एक फीचर, स्यूडोसीलम, यानी सीलम, बॉडी कैविटी की बात है। तो एक बात सुना करो, चार्ट का पैटर्न समझा करो। चार्ट में अगर ये वाली मान लो एक पूरी की पूरी इसकी रो है, तो ये रो सीलम की ही बात करेगी, ये रो सीलम की ही बात करेगी। फॉर इंस्टेंस जैसे ये रो जो थी किसकी बात कर रही थी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई सिर्फ सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है ना, या फिर ऑर्गन लेवल है, तो कैसी बात है? एक ही लेवल पे है ये। तो वैसे ही यहाँ पे एक ही रो में है तो सीलम की बात करेंगे। यहाँ पे आया सूडोसीलम, तो इस साइड पहले क्या आएगा? लेफ्ट साइड, यानी क्या दर्शाता है कि ये चीज पहले आ रही है, प्रिमिटिव है यूजुअली चार्ट्स में। तो x हम क्या ले सकते हैं? ओवर हेयर जो हमारा x है यहाँ पे लिख दो, x क्या हो जाएगा? ए सीलम। ए सीलम यानी क्या? पहले क्या आता है? जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। अब उससे नीचे उतरो जरा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ दिया है हमको p, लेफ्ट साइड में कुछ दिया है p और यहाँ दिया है q। अब p के नीचे लिख दिया सीलेंट्रेटा को डाल दिया है, एनिमल ग्रुप सीलेंट्रेटा को डाल दिया है, एंड जो है प्लैटीहेलमिंथस को डाल दिया। देखो इतने मजेदार नाम है, मैम की भी टंग ट्विस्ट हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो सीलेंट्रेटा है, प्लैटीहेलमिंथस है, बात को समझो। P और Q, which means P and Q must be some feature। मैम कोई तो फीचर होगा। So what you need to remember, आपको एक ऐसा फीचर याद करना है जो सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंथस को डिफरेंशिएट करता हो, क्योंकि ए सीलम तो यार दोनों है। तो मुझे याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? सिमेट्री। बेटा सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, जिससे बॉडी को काट सकते हैं। तो मुझे याद है सीलेंट्रेटा की क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। एक से ज्यादा एक्सिस पे आप उसे काट सकते हो। और जो है बायलेटरल सिमेट्री,
बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ जो है आपको 2 से ज़्यादा एक्सिस पे रेडियल से काट सकते हो। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, एक एक्सिस पे काटोगे और दोनों इक्वल भाग दिखेंगे। जैसे मैं ह्यूमन हूँ, बिल्कुल हूँ, तो मुझे अगर बीच से कट करोगे, सिर्फ इमेजिन करना है भाई, ऐसे बीच से एक एक्सिस पे कट लगाया तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सिमेट्री दिखाएंगे। ठीक है, तो ये होती है बायलेटरल, यह है रेडियल। पी एंड क्यू समझ गए। वाई क्या होगा, बोलो मैम, वाई हो जाएगा सीलम। क्या हो जाएगा, वाई सीलम, यानी कैविटी प्रेजेंट है। तो ये मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। अब ये देख के तो ऑप्शन बता सकते हो। एक्स क्या कह रहा है, एक्स इज यू सीलोमिक बॉडी। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है समझा करो। यू कैरियोट पढ़ा है, यू कैरियोटिक। यू का मतलब होता है, ये जो ई यू है ना, इसका मतलब होता है बेटा ट्रू, यानी ये सच्चा कैरियोटिक है, सच्चा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिल्कुल बेहतरीन। तो यहाँ पे यू सीलोमिक का मतलब है बहुत ही बेहतरीन बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है। बट ओवर हेयर हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, एक्स ए सीलम है। ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, यानी बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। पॉइंट नंबर बी, P इज बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, बट ओवर हेयर P क्योंकि सीलेंट रेटा है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। बहुत सारी एक्सिस में आप कट करोगे तो वो सिमेट्री शो करेगा, यानी ये भी गलत बात है। और Q के लिए कह दिया रेडियल सिमेट्री है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस है भाई, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स, तो यानी ये आंसर भी हो जाता है गलत। कमिंग टू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सेज वाई इज सीलोमिक कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। वाई क्या है, बिल्कुल सीलम, यानी सीलोमिक कैविटी है और किससे लाइंड है, मीजोडर्म। कौन सी प्रेजेंट रहती है इसमें लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। तो बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। सो आई वेरी वेल होप सभी ने 5 और डी करके ऐसा आंसर दिया है। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। बता देती हूँ कैसा क्वेश्चन है। आपको एक टेबल दिया गया है, ऑन वन साइड टाइप ऑफ सेल है, ओवर हेयर सॉल्वेंट दिया है एंड यहाँ पे रिजल्ट दिया है। रिजल्ट में आपको कुछ वेरिएबल दे दिए हैं एक्स वाई जेड। आपको क्या करना है, आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक्स वाई और जेड के लिए। एक्स वाई जेड को तीनों में से कौन सही बताता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है पहले आपको अच्छे से टेबल दिखा देती हूँ, टेबल को ऑब्जर्व करो, आगे आऊँगी कुछ सेकंड्स में ऑप्शन पे रुकूंगी, तब तक आप कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है भाई। चलो समझदार हो यार, बड़े समझ जाते हो इंस्ट्रक्शंस। चलिए पहला टाइप ऑफ सेल है बेटा आरबीसी, मतलब तीनों में टाइप ऑफ सेल आरबीसी है। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। पहला सोल्यूशन लिया है रिंगर्स सोल्यूशन और उसमें एक रिजल्ट निकल के आया है एक्स, उसमें एक रिजल्ट निकल के आया है जिसका नाम है एक्स। फिर दूसरा लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, दूसरा सॉल्वेंट क्या है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट का सोल्यूशन, उससे कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है वाई। ये फिलअप कौन करेगा, ये आप करेंगे, मैं बाद में करूंगी। तीसरा लिया है वाटर, पानी लिया गया है और उससे कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इज जेड। सो आराम से ऑब्जर्व करो, पहला रिंगर, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट, तीसरा वाटर। इनमें अगर आप आरबीसी को रख दोगे, रेड ब्लड सेल को रख दोगे, तो कुछ टाइम बाद सेल का हाल क्या हो जाएगा, क्या हाल है जनाब का, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करती हूँ ये देख लिया हो। तो मैं आगे आती हूँ, ये आपके ऑप्शंस दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करके बता दो ए बी सी या डी, लेकिन ध्यान देना एक्स वाई जेड तीनों करेक्ट होने चाहिए, सिर्फ एक को देख के करेक्ट मत कर देना। क्या होगा हाल, स्वोलन आरबीसी, श्रंकन आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी, तीनों केसेस में करेक्ट सीक्वेंस में यू नीड टू टेल द आंसर। Alright, quickly do it, or if you want, you can even take some time. You can pause the video and tell the answer. Alright, चलिए भाई, ज़्यादा वक्त नहीं लेना यार इसमें, आसान सा ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, पहले जब आप आरबीसी को रिंगर सोल्यूशन में डालते हो, नाउ व्हाट इज रिंगर सोल्यूशन। रिंगर सोल्यूशन आपको याद होगा, हमने 3 टाइप के मेनली सोल्यूशन देखे हैं, हमने 3 टाइप के सोल्यूशन देखे हैं। एक हो जाता है हाइपोटोनिक, एक हो जाता है हाइपोटोनिक, एक हो जाता है आइसोटोनिक, एक हो जाता है आइसोटोनिक और एक हो जाता है हाइपरटोनिक। क्विकली से अपने कॉन्सेप्ट्स को यहीं रिकॉल कर लो यार साथ में मेरे, ठीक है। चलिए अब इस सोल्यूशन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे अपन एक आरबीसी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक आरबीसी रख दी, अरे तीनों जगह आरबीसी ही रखनी है, ठीक है। चलो अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका मतलब है
बाहर जो सोल्यूशन है उसमें बेटा पानी ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा है, उसमें क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है, और यहाँ पे पानी कम है। मैंने क्या कहा, पानी, या फिर आप ये कह सकते हो कि अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन किसका, सल्यूट का ज्यादा है। मैं जब सल्यूट और सॉल्वेंट कहूं कंफ्यूज मत होना, सल्यूट वो है, सल्यूट कौन है भाई, सल्यूट जैसे मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया तो उसमें सल्यूट कौन है, जो कम मात्रा में होगा उसे हम यूजुअली कहते हैं, और सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर सल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, एंड वाइस वर्सा की कहानी है। तो जहां भी पानी ज्यादा होता है, विधि का विधान क्या कहता है, पानी भग के जाएगा कहाँ, अंदर। तो यहाँ से सेल के अंदर जाएगा पानी, कौन से सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक में। तो सेल कैसा हो जाएगा, पानी पी के, जैसे पानी पी लेते हो बहुत सारा, 3-4 ग्लास पी ले तो पेट कैसे फूल सा जाता है, यानी स्वेल हो जाता है। सो दिस विल बिकम अल्टीमेटली स्वोलन आरबीसी। बाद में क्या हो जाएगी, आरबीसी फूल जाएगी, आरबीसी क्या होगी, फूल जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इधर, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में बेटा जितना बाहर उतना अंदर। क्या बोला, यानी मान लो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो अंदर भी सेम मॉलिक्यूल, बाहर भी सेम मॉलिक्यूल। आरबीसी को कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। सो इस केस में आरबीसी विल बिकम नॉर्मल, विल रिमेन नॉर्मल, बिकम तो नहीं, नॉर्मल ही रहेगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वील कम टू हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक की कहानी ऐसी है, ध्यान से देखना। हाइपरटोनिक में क्या होता है, बाहर जो है सल्यूट बहुत ज्यादा होता है, अंदर पानी ज्यादा होता है। बाहर सल्यूट ज्यादा है, अंदर पानी ज्यादा। सिंपल भाषा में बताऊं, अंदर पानी ज्यादा बाहर पानी कम। लो ऐसी भाषा में समझ जाते हो, हैं, अंदर पानी ज्यादा बाहर पानी कम। सो व्हाट विल हैपन, विधि का विधान कहता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर में जाएगा। तो ये जो है जितना भी पानी है बेटा कहाँ जा रहा है, सेल से बाहर। उसके अंदर से तुमने पानी निकाल दिया, बेचारा कैसा हो जाएगा, सिकुड़ सा जाएगा। सिकुड़ जाने को इन इंग्लिश वी कॉल इट एज श्रंकन। सो ऐसा कुछ नाम आप देखोगे, श्रंकन आरबीसी। तो आपको ध्यान होगा ऑप्शंस में कुछ यही नाम थे। अब इधर आओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बेटा मेरे रिंगर्स सोल्यूशन जो आपको नाम दिया गया है, रिंगर्स सोल्यूशन याद रखो, इट इज बेसिकली, रिंगर्स सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। किसका, रिंगर्स। नहीं पता था, आज से याद रख लो, रिंगर्स सोल्यूशन इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए उसको इधर डालना है। फिर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, नाम में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड हो हाइपरटोनिक में डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ये आ जाएगा इधर। और पानी किधर आ जाएगा बेटा, हाइपोटोनिक है, पानी ही पानी, ब्लू है पानी पानी। चलो भाई, तो ये है वाटर। तो यानी एक्स क्या है, रिंगर्स सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या रिजल्ट है, नॉर्मल रहेगी आरबीसी। तो बेटा मेरे एक्स में लिख दो नॉर्मल, एक्स में लिख दो नॉर्मल। वाई क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो रहा था, आरबीसी श्रंक हो जा रही थी, सिकुड़ जा रही थी, श्रंकन आरबीसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी में बढ़िया फूल गई थी, यानी स्वोलन आरबीसी। तो इस टाइप के आई वेरी वेल होप सबने ऑब्जर्वेशन किए हों। तो अब बता दो आंसर क्या है, नॉर्मल, श्रंकन, स्वोलन, इस पैटर्न में होगा। तो यहाँ दिया है नॉर्मल, श्रंकन, स्वोलन। क्लियरली क्वेश्चन 6 में ऑप्शन बी हमें दिखता है करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब क्या करना है आपको गलत जोड़ी सिलेक्ट करनी है, यानी 3 सही होगी, 1 गलत। क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल, ए बी सी एंड डी। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पर्टिकुलेट मैटर is air pollutant, detergent is chemical water pollutant, glass object is biodegradable soil pollutant, or is it the mercury neurotoxic water pollutant। आसान आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा मत सोचा करो कि यार मैम अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूजुअली कंफ्यूज कर देते हैं खुद को। तो हमेशा बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखा करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस बिगिनर्स इंटरमीडिएट के आते हैं, वेरी फ्यू सिलेक्टेड आर अचीवर्स, बहुत ही हाई लेवल के जो थोड़े एंड में आएंगे। ठीक है, चलिए नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन दिस। पर्टिकुलेट मैटर, क्या ये एयर पोल्यूटेंट होता है? बिल्कुल, ये जो आपके पार्टिकल्स मैटर होते हैं ये एयर पोल्यूटेंट, हवा को प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टिक करके मत आना, इनकरेक्ट मैच बताना है। तो ये तो सही है, बहुत बड़ा टिक नहीं हो गया भाई, छोटा सा टिक भी चलेगा।
दूसरा, डिटर्जेंट एक केमिकल वाटर पोल्यूटेंट है, बिल्कुल। जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये केमिकल से ही बने हैं, वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे, यानी वही धोबी घाट पे, जो मतलब घाट के पास में नहीं, रिवर्स में कपड़े वपड़े धोते हैं, वहीं पे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, एंड बिना ट्रीट हुए वो पानी डायरेक्टली चला जाता है वाटर बॉडी में, तो केमिकली पोल्यूट होता है। सी आ जाओ, ग्लास ऑब्जेक्ट बायोडिग्रेडेबल सॉइल पोल्यूटेंट, बिल्कुल नहीं। ग्लास ऑब्जेक्ट, ग्लास कैसे हो सकता है बायोडिग्रेडेबल भाई, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायो का मतलब क्या होता है, बायो इटसेल्फ मीन्स बेटा लिविंग, यानी जितने भी लिविंग, आप फूड ले लो, एनिमल ले लो, प्लांट्स ले लो, इन सब चीज़ों के जो वेस्ट होते हैं दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो ग्लास ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी बायो में नहीं आता है, तो इसको कर दो गलत, यानी क्लियरली हमें क्या मिल चुका है, हमारा इनकरेक्ट मैच, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली सभी ने यही आंसर दिया हो। चलो यार, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जल्दी से बताओ इसका भी आंसर। बहुत बड़ा सा चार्ट दिख रहा है, लेकिन डरो मत, आसान है ये। लेट मी रीड द चार्ट। Select the option that correctly identifies x and y in the given flow chart. एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया है। मेन हेडिंग क्या है, वाटर पॉल्यूटेंट्स। मेन हेडिंग क्या दी है, वाटर पॉल्यूटेंट दी है। एक तरफ बेटा दे दिया है x, यहाँ पे दे दिया है फिजिकल, यहाँ दे दिया है केमिकल। तो पीछे ही मैंने बताया था, जब भी कोई एक ऐसी लाइन में हो, यानी वो सेम फीचर बता रहा है या सेम क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ इन्होंने दे दिया वाटर पॉल्यूटेंट, यहाँ कहता है फिजिकल टाइप का है, केमिकल टाइप का है, और ये कुछ एक्स टाइप का है। ओके, कमिंग डाउनवर्ड्स, तो एक्स के नीचे लिखा है हेलमिंथ, फिजिकल के नीचे लिख दिया है वाई, अभी बताया नहीं है, केमिकल के नीचे लिख दिया है डीडीटी। तो मैं इतना समझ पा रही हूँ कि ये वाली जो लाइन है इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यार इतने तो समझदार हो। ये वाला क्वालिटी बता रही है, ये वाली रो बेटा, ये जो रो दिख रही है ये क्वालिटी बता रही है, और नीचे वाली रो एग्जाम्पल बता रही है। तो आपको क्लियरली 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, एक्स और वाई दोनों किस में करेक्ट है, वो आंसर आप बताइए। तो क्विकली टेल मी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करके बता दो। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, और भाई नहीं भी आता हो तो ऑप्शन देख के भी समझ आ जाएगा, बहुत आसान ऑप्शन है, इसके लिए आपको ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे। एक्स कहीं दिया है, 2 ऑप्शन दिए एक्स के लिए, तो इकोलॉजिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल, वाई बीएचसी हो सकता है, फर्टिलाइजर, हीट, बैक्टीरिया। तो अब आप देखो यार, सही से समझ आ जाएगा क्लियरली, एक फिजिकल एक केमिकल, तो तीसरा क्या होगा। ऑलराइट, सो योर टर्न इज ओवर नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, फिजिकल है केमिकल है। बेटा मेरे यहाँ एग्जाम्पल तो देखो जरा, हेलमिंथ, हेलमिंथ किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं भाई, ये एनिमल्स में आते हैं, एनिमल यानी लिविंग, लिविंग वर्ड आते ही क्या याद आता है मैम, बायो वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे बायो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो दोनों को कहाँ रखो, होल्ड पे रखो, यानी ए और सी, डी तो चले ही गए, इनमें से तो कुछ नहीं होगा आंसर, बी और सी में एक से एक हो सकता है, बायोलॉजिकल है। अब वाई देख लो, वाई दिया गया है फिजिकल, वाई क्या दिया गया है फिजिकल। अब इसमें बी ऑप्शन में दिया है फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ केमिकल्स, हम पढ़ते हैं भाई जो प्लांट्स पे छिड़के जाते हैं, तो ये तो केमिकल हो गए, लेकिन यहाँ दिया है फिजिकल, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। बचता क्या है, सी, सी में क्या दिया है, हीट। अरे यार बिल्कुल सही बात है, हीट गर्माश एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कोई टाइप का केमिकल नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो यानी वाई हो जाता है हमारा आंसर, दैट इज हीट। तो क्या दिखा क्लियरली, ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल और हीट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे तो आ ही गए हैं, इसको सॉल्व करने से पहले कभी कभार देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन जिनका आपने वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ के आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर ऐसे टाइप के ओलंपियाड्स कॉम्पिटिटिव देते हो तो बहुत ही बिल्कुल है ना, थाली में परोस के नहीं दे देते आपको क्वेश्चन कि वैसे का वैसे क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आर देयर, अदर्स आर थोड़े से ट्विस्टेड, लेकिन ऑप्शन पढ़ के आप आंसर समझ सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, मज़ेदार और ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, तो इसका मैं आंसर आप सभी से चाहती हूँ। लेट मी रीड द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करके है ये। द मैट्रिक्स ऑफ बोन is in the form of thin concentric rings called dash. Bone cells called dash are present in fluid filled spaces called dash. These fluid filled spaces of the bone communicate with each other by network of fine canals called dash. What you have to do? You have to select the correct sequence of words to complete the above passage. आपको ऑप्शन A, B, C, D में से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, यानी ये पहला डैश है,
अगर ये पहला डैश है तो इसका आंसर इन पहले में से कोई होगा, ये दूसरा डैश है तो इन सेकंड में से कोई होगा। इससे आपको बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आपको आपकी पूरी कहानी लेके जानी है। जब हमने यार बोन की स्टडी करी थी, है ना, इस टिश्यू की स्टडी करी है हमने अच्छे से, और उसमें इन पॉइंट्स को भी पढ़ा है। तो क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बट आई बिलीव मेरे स्टूडेंट्स को सब याद आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, इज इट ए, बी, सी और डी? बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा याद करिए, ऐसा मस्त सा हमने बनाया था, कुछ कुछ ऐसे नहीं स्टार्स बनाए थे, याद हो, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स करके ऐसे ऐसे स्टार्स का एक स्ट्रक्चर बनाया था। यूजुअली बोन का जो डायग्राम दिया गया होता है ऐसे ऐसे करके देते हैं बुक्स में, और ये स्टार टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसी टाइप का रहता है, थोड़ा नॉट अ वेरी एग्जैक्ट स्टार, बट इस टाइप के कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बने होंगे। कितनी ज़्यादा मैंने जो है ना चीज़ें याद दिला दी हैं, तो चीटिंग हो जाएगी साफ साफ। ऑलराइट, चलिए अब मैं बता देती हूँ। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये जो रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स का नाम क्या होता है? इन रिंग्स को हम क्या कहते थे बेटा? लैमिले या लैमिला कह सकते हो। इन रिंग्स को कहते हैं लैमिला, क्योंकि दो वर्ड्स आते हैं, लैमिला और लैक्यूने। तो लैक्यूने बेसिकली क्या होते हैं? लैक्यूने जो है बेटा ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं। लैक्यूनी फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं। ऑन द अदर हैंड मैट्रिक्स जो है रिंग्स में, दैट इज लैमिला। तो इसको याद रखना। तो ये हो गया पहला हमारा लैमिला। दूसरा आ जाओ, बोन सेल्स कॉल्ड डैश आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड डैश। बोन सेल्स का नाम क्या होता है? कहीं भी वर्ड सेल्स आ जाए तो आपको क्या लगा देना है लास्ट में? CYTES, साइट लगा देते हैं। CYTE, सेल की स्टडी को बेटा क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या साइटोलॉजी, ओके, जैसे प्रोनाउंस करो। तो सेल की स्टडी को कहते हैं। बोन की सेल को क्या कहेंगे? आगे लगा दो साइट, सफिक्स लगा दिया साइट, इधर लगा दो ऑस्टियो, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो पहला हो गया लैमिले, दूसरा हो गया ऑस्टियोसाइट, तीसरा फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। 2 मिनट पहले ही मैंने कहा था, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को क्या कहते हैं? लैक्यूनी कहते हैं। ठीक है, लैमिला रिंग्स होती हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस क्या होती हैं? लैक्यूनी। कमिंग टू नेक्स्ट, क्या है भाई? दीज फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस ऑफ द बोन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब ये जो स्पेसेस हैं फ्लूइड से भरी, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी? एक कैनाल के थ्रू, और इन कैनाल का नाम है कैनालिक्यूली। बड़ा मजेदार नाम है, कैनाल का नाम है कैनालिक्यूली। सो ये चार आपके आ गए सीक्वेंस में आंसर, लैमेला, ऑस्टियोसाइट्स, लैक्यूनी एंड कैनालिक्यूली। सो ऑप्शन में जरा मैच कर लो, पहला वाला तो लैक्यूना है नहीं, दूसरा है लैमिले। बी ऑप्शन देखते हैं, लैमिले, ऑस्टियोसाइट्स, लैक्यूनी, कैनालिक्यूली। परफेक्ट, यानी ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज द करेक्ट आंसर। होपफुली सभी ने यही क्वेश्चन का आंसर दिया हो। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Identify cell organelles L and M and select the correct option related to their function in a cell। यानी अगेन अब आ चुका है फाइनली एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन, और सेल चैप्टर के ऊपर है। तो अगेन इस चैप्टर को यार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको L दिया गया है और आपको M दिया गया है। आपको इनको सबसे पहले तो पहले तो पहचानो यार ये दोनों कौन है। उसके बाद इनके कुछ फंक्शंस दिए हैं A B C D में से, तो दोनों के करेक्ट फंक्शंस क्या हैं ये आपको बता देना है। तो थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी। डायग्राम को देखो, ये दिया है आपको L और ये कुछ ऐसा एकदम खाली सी चीज़ दी गई है जिसको कह दिया है M। तो आइडेंटिफाई करो दोनों को, क्योंकि अगर जब तक इफ़ यू वॉन्ट आइडेंटिफाई इट हाउ विल यू टेल द फंक्शन, डोंट डायरेक्टली कम टू दिस। आप L और M बता दो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन है और इनका काम क्या है, फिर बाद में बता पाओगे। ठीक है, सेल के अंदर याद है स्ट्रक्चर क्या है? जल्दी से बताओ भाई। चलो देखो, एल क्लियरली दिख रहा है, क्या है? गोल्जी अपैरेटस है यार, क्योंकि सेल हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। गोल्जी अपैरेटस कह लो, गोल्जी बॉडी कह लो, मुझे नहीं लगता इतना वक्त लगेगा। एल क्या है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस। एम क्या है? इतनी खाली जगह, क्या है ये? दिस इज बेसिकली वैक्यूल, वैक्यूल है ये। और ये किसका सेल है? प्लांट सेल है, तभी इतना बड़ा दिख रहा है वैक्यूल। यहाँ पे प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को साइड कर दिया, समझो तुम साइड हो जाओ, हम आ गए हैं। कौन? वैक्यूल करता है। तो अब इसमें से फंक्शन देख लो, एल है गोल्जी बॉडी, एम है वैक्यूल। एल के लिए दिया है ए, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। बिल्कुल सही बात है। लाइजोसोम क्या होता है बेटा? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स यानी क्या? ये वो हैं जो सेल का कचरा तो खाते ही हैं,
सेल का जो कचरा हो रहा है उसको तो खाते ही हैं, और कभी कभी ये खुद को भी खा जाते हैं, कभी कभी ये जो है खुद के सेल को ही खा जाते हैं, सुसाइडल बैग्स, खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, एम क्या आता है? एम के लिए लिखा है मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गर या सेल टर्जिडिटी। तो सेल टर्गर यानी क्या होता है? जैसे सेल में अपन कह सकते हैं पानी डाला हुआ हो, तो सेल जो है अपनी, सेल में पानी डाला हुआ तो सेल जो है अपना शेप मेंटेन कर सकता है। टर्जिडिटी हम यूजुअली पानी के टर्म्स में पढ़ते हैं, यहाँ सेल टर्गर का मतलब क्या है? सेल अपना शेप मेंटेन कर सके। क्यों बेटा? अगर अंदर से टर्जिडिटी नहीं होगी तो सेल फट जाएगा, अपना शेप नहीं ले पाएगा। एक एग्जैक्ट शेप हम कैसे बताते हैं सेल का? क्योंकि वैक्यूल जो है उसके अंदर पानी रहता है भैया, फ्लूइड फिल्ड रहता है, और वो सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में मदद करता है। तो बहुत ही मजा आ गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही मिल चुका है हमें हमारा करेक्ट आंसर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको करेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट करना था। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है देखते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। तो ये तो आपको बेटा फिगर दिए गए हैं, फिगर यानी डायग्राम दिए गए हैं एक्स और वाई। आपको क्या करना है? आपको पहले तो इन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और इन्हीं पे बेस्ड आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्विकली से डायग्राम को आइडेंटिफाई करो एंड अगेन सेम कहानी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 करके ABCD ऑप्शन का आंसर बता दो भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी इतना समझ आ रहा है, और काफ़ी आसान सा डायग्राम है, रंग बिरंगा कलरफुल डायग्राम क्यों नहीं रखा? क्योंकि यूजुअली भाई एग्जाम्स में जब आप देखते हो इसी टाइप के जैसे डायग्राम दिए जाते हैं वैसे ही उठा के रख देती हूँ मैं, ताकि किस भी टाइप का बहुत ही खराब सा डायग्राम भी आए, स्टिल यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। तो एक्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वाई भी है, आइडेंटिफाई देम, और 4 ऑप्शंस में पढ़ लेती हूँ। ऑप्शन ए, both X and Y are photosynthetic. B, X could cause dysentery whereas Y could cause tuberculosis in human beings. C, X could prepare its own food whereas Y exhibits holozoic nutrition. Or is it D, X could promote formation of curd whereas Y helps in fermentation of idli and dosa batter. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कहानी है। थोड़ा मैं इधर हो जाती हूँ, उम्मीद करती हूँ देख लो इसको अच्छे से भाई। एक्स को पहले इन्हें आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन पे मत जाओ भाई, क्योंकि पहचान नहीं पाओगे तो कैसे बताओगे फीचर्स। एग्स देखो क्या है, थोड़ा बताऊं तो देखो 2 आंखों टाइप दिख रहा है, आंखें नहीं है खैर, फ्लैजेला निकल रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, और इस साइड में आपको बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया है, स्लिपर लाइक दिख रहा है। और कितनी हिंट दूं मैं? चलिए, उम्मीद करती हूँ एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई कर दिए होंगे। अब आंसर बताइए। नाउ इट्स माय टर्न। क्लियरली यार, ये जो 2 ऐसे फ्लैजेला निकलते होते हैं इसके सर से, है ना, 2 जैसे चोटी निकलती है, दिस इज बेसिकली क्लैमिडोमोनास। ये क्या है भाई? क्लैमिडोमोनास है, एल्गी में आता है ये। फिर आ जाओ वाई पे। व्हेन आई सेड स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल जैसा होता है, ये सीलिया प्रेजेंट है बहुत जगह पूरी बॉडी में, दिस इज बेसिकली पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम क्या होता है? एक टाइप का प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यानी किंगडम प्रोटेस्टा में आता है। ऑलराइट, तो एक्स एंड वाई जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो इनके फीचर आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है। तो जरा देख लो यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। पहले ऑप्शन ए पढ़ो। ऑप्शन ए कह रहा है बोथ एक्स एंड वाई आर फोटोसिंथेटिक। अब एक्स की बात तो ठीक है, क्लेमिडोमोनास है, ग्रीन एल्गी है, लेकिन वाई थोड़ी ना है फोटोसिंथेटिक। वाई का न्यूट्रिशन मोड अलग है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें भी एक स्पेशल मोड है जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कोई भी इसके आसपास ऑर्गेनिज्म हो उसको ये अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। वेराज क्लैमिडोमोनास फोटोसिंथेसिस कर सकता है और क्या है, अपना खुद का खाना बनाता है। क्लियर है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। तो यानी पहला तो ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। कमिंग टू ऑप्शन बी, X could cause dysentery whereas Y could cause tuberculosis in man। तो बोलो कि मैम ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाहूँगी, मैंने क्यों नहीं आगे कहा, मैं देखना चाहती हूँ किस किस को याद है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ डाइसेंट्री किससे कॉज होती है एंड ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होता है। जिसको याद हो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, मैं बोलते बोलते रुक गई क्योंकि मैं चाहती हूँ लेट्स सी हु ऑल रिमेंबर दिस। कमिंग टू ऑप्शन सी, X could prepare its own food whereas Y exhibits holozoic nutrition। अरे वही तो बात है, prepare its own food यानी क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक बिल्कुल क्लैमिडोमोनास कर सकता है। और Y की कहानी मैंने अभी आपको कही थी, एक स्पेशल टाइप का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी अपने आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको इनगल्फ करके अंदर न्यूट्रिशन लेता है।
तो ये आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली सभी ने 11C करके आंसर दिया हो। नाउ गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 12, इसका बिल्कुल सही आंसर देना। चलिए क्वेश्चन 12, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, काफ़ी आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। यहाँ आपको एक बॉक्स दिया है, 6 आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, 6 टर्म्स दे दिए गए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक A to E यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये देखो 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है, इनमें देखो फिलअप दिए गए हैं ABCDE। आपको सेंटेंस पढ़ना है और देखना है इन बॉक्स में से कौन सा वर्ड सही बैठ रहा है। उसके बाद आंसर कैसे देखना है, तो नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये वाली कहानी यहाँ दी है एंड उसके नीचे नंबरिंग दी है। कभी कभार स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड इन सच क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे ABCD दिए होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में गए और इधर ही टिक करके आ गए कहीं, नहीं। ये तो पूरा अभी का अभी क्वेश्चन है और ये हैं आपके ऑप्शंस विच यू हैव टू टिक। तो आपको ये चेक करना है ABCDE, उसमें जो नंबर्स दिए हैं ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऐसा मत करना कि 2 के करेक्ट हो गए और हम टिक करके आ गए। यू हैव टू चेक ऑल ऑफ देम, यानी इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें सभी करेक्ट है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ टाइम यहाँ पे दूंगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ ABCDE, ठीक है। ऐसे करके आप भी लिख के रखो भाई, अपनी नोटबुक में लिख के रखो। यहाँ पे आप नंबर लिख दो कि A का 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट पेज पे आऊँगी, ऑप्शन देख के कमेंट करके बता देना आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मैं एक बार सारे पढ़ लेती हूँ ऑप्शन, कुछ ही टाइम दूंगी और उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, द डैश provides extensive surface on which dash carry out protein synthesis. Question 2, option 2 जो है आपका, dash synthesizes hormones such as testosterone and cortisol। इनमें से कोई है आंसर भाई। Point number 3, dash packages materials synthesized in the cell and dispatches them। Fourth कहता है dash plays important role during metamorphosis in frog। इतना तो समझ गए होगे यार, फर्स्ट चैप्टर की कहानी है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ सारी कहानी सेल पे रोटेट कर रही है। तो क्विकली से यार अपने ऐसे लिख दो ABCDE और देख लो कौन सा सही आंसर है। बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, बस मेन गलती कहाँ करते हो, ये ऑप्शन टिक करने में कंफ्यूज हो जाते हो। सो टेक योर टाइम एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शन देख लेना क्या है, फिर आंसर बता देना, ठीक है। जल्दी से, अरे आंसर में ऐसे मत बताना ऑप्शन में एक ABCD सबके आंसर लिख के भेज रहे हो। कॉम्पिटिटिव में करना क्या होता है, ओलंपियाड में करना क्या होता है, MCQ का रोल है भैया, आपको वो गोले बनाने हैं। तो आपको ABCD ध्यान से देखना है। ऑल्दो हो सकता है आपने सब सही निकाल लिए लेकिन ऑप्शन गलत टिक किया है, तो आप एग्जामिनर को जाके बोलोगे नहीं, जो चेक करेगा कि भाई मेरा सही था, मैंने तो ये मार्क किया था। नहीं, सब मार्किंग पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, ओके, उम्मीद करती हूँ सबने ना यहाँ कर लिया हो ये काम। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से देख लो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सभी चीज़ें सही कहता है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जैसे आपको बताना ही है। बिल्कुल बढ़िया तैयारी हो रही है। ओलंपियाड्स का यही बेनिफिट है कि आप जो है ना, यू गेट रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव्स बड़े होके, क्योंकि बहुत उस टाइम अलग प्रेशर होता है, इतने ड्रॉप्स लेते हैं बच्चे कि यार, क्योंकि तैयारी करी नहीं होती MCQ की कभी इतनी। तो यहाँ वही मौका है, तो चौका मार लो। चलिए दे दिया इतना टाइम मैंने, आओ भाई अब मेरी बारी है। ओके, अब बताओ, द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच डैश कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। किसकी बारी है, कैसे देखा करो ऑप्शन को। यार मैं पहले A पे नहीं भागूंगी, मैंने पहले लाइन समझने की कोशिश करी। यानी काम क्या हो रहा है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। हमेशा कहा है ये नाम आए, अरे प्रोटीन सिंथेसिस नाम आए, किसे याद करना है, राइबोसोम्स को। जितना जितना मैं जिस तरह से पढ़ाते जाऊँ, देखो वन इज नॉलेज गेन करना और उसका एप्लीकेशन, उससे बड़ी बात होती है यार, है ना। इतना हमारे पास नॉलेज है, करोगे क्या उसका, अप्लाई तो करके देखो। तो प्रोटीन सिंथेसिस नाम आया, राइबोसोम याद आना चाहिए। यानी बी कौन सा सरफेस है जहां पे राइबोसोम होगा। और राइबोसोम किस पे प्रेजेंट रहता है सेल में, तो बोलोगे मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अरे उसका नाम ही रफ इसलिए रखा गया है क्योंकि उस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो A क्या हो जाएगा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ दिया है इन ऑप्शंस में, फोर्थ। इसको लिखने में गलती करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी भाई। तो 4 क्लियरली लिखना, A का 4 है, B क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम दिया है नंबर 5 पे। ऐसे करके लिखते जाना है अपने को।
2 क्या कहता है, पॉइंट 2, डैश सिंथेसाइजेस हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। वेरी क्लियरली हमें पता है हार्मोन्स रिलीज करना, जो कि टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, लेकिन दिस टाइम इट इज SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ आता है, ये मेरे को दिख रहा है नंबर 1 पे लिखा हुआ है SER, यहाँ लिख दो। थर्ड क्या कहता है, डैश पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल एंड डिस्पैचेस देम। क्या वर्ड आया, पैकेजेस। मैंने हमेशा कहा पैकेजिंग का वर्ड कहीं भी आए, है ना, पैकेजिंग वर्ड कहीं भी आए गोल्जी को उठा के रख देना, है ना। पैकिंग करने का काम किसका होता है भाई, सेल में जो भी चीज़ें बन रही हैं उनको पैक करके बाहर भेजने का। बिल्कुल बढ़िया है, जैसे चिप्स की फैक्ट्री का हमने एग्जांपल लिया था। चिप्स तो बन रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कंपनी देखिए ऐसे ही चिप्स बेचते हैं ना खुले में, नहीं भाई, बढ़िया पैकिंग करते हैं, लोगो लगाते हैं। तो वैसा काम जो है हमारे सेल में कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। तो डी का आंसर क्या है, गोल्जी अपैरेटस। यहाँ पे क्या है, पॉइंट 2 लिखा है, इसे मैं 2 लिख दूंगी। एंड लास्ट क्या आता है, डैश प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग मतलब क्या होता है यार, जब भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बोलते हैं ना लार्वा स्टेज से या बचपन से बड़े होते हैं, है ना, लार्वा से अडल्ट बनते हैं, तो वो जो है अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को हटा के बनते हैं या कुछ पार्ट्स को छोड़ के बनते हैं। जैसे फ्रॉग कहता है या कोई ऑर्गेनिज्म का है कि यार बड़े होकर मुझे टेल नहीं चाहिए, तो वो टेल हट जाती है उसकी लार्वा स्टेज से अडल्ट में, उसके पास टेल नहीं रहेगी। तो इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। दिस इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या करना होता है, किसी एक जो है स्ट्रक्चर को हटाना होता है। तो हटाने के लिए कौन काम करता है, खाने का काम कौन करता है, लाइजोसोम, जिन्हें हम सुसाइडल बैग कहते हैं। तो वह है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में मदद कौन करता है, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम नंबर 3 है। तो ये कुछ आ जाता है हमारा ऐसा टाइप का पैटर्न। लेट्स जस्ट चेक इट। 4 5 1 2 3 है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 4 5 1 2 3। अरे बहुत बढ़िया, हमें ऑलरेडी ऑप्शन ए में मिल चुका है करेक्ट आंसर। अच्छे से चेक कर लेना, ऑप्शन ए है। सो आई वेरी वेल होप सभी ने यही आंसर दिया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ आपको देखने को मिलता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, ये ओलंपिक की रिंग्स नहीं है भाई, ये एक टाइप का पैटर्न है और ऐसे ही नहीं दिया है इन्होंने, इसके एक वे होता है सॉल्व करने का। सो अभी नहीं बताऊंगी मैं कुछ टाइम दूंगी, आप लोग सॉल्व करो, देन उसके बाद आई टेल द आंसर। सो क्विकली टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आई विल क्विकली रीड द क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी एंड क्यू। हमेशा फोकस करना, फिर से कह रही हूँ बेटा, गलत स्टेटमेंट बताना है पी एंड क्यू के रिगार्डिंग। तो यहाँ आप वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करो, यहाँ कुछ फीचर्स लिखे रहते हैं। जैसे बीच में क्या लिखा है, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। इस साइड लिखा है कॉज्ड बाय वायरस एंड उस साइड लिखा है कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है पी एंड क्यू। तो बेटा ये पी एंड क्यू जिस बाउंड्री में आते हैं, ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस कहाँ है। बोलो मैम इन्हें तो सीधे भी लिख सकते थे, क्यों इन्हें अलग अलग सर्कल्स में डाला एंड यहाँ क्यों खड़ा किया भाई। तो इनका कहने का मतलब है जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये जिसकी बाउंड्री में आते हैं, जैसे ये वाला, ध्यान से देखो, है ना, अच्छे से समझ लो आज वेन डायग्राम। ये जो आपको दिख रहा है पी, ये एक तो इस सर्कल की बाउंड्री में आ रहा है। कौन सा सर्कल, वो सर्कल जो कहता है कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। यानी पी कोई एक ऐसा डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल है, यानी फैल सकता है, और किसके थ्रू फैलता है, किसी वेक्टर के थ्रू। वेक्टर्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं भाई जो डिजीज बीमारी को लिफ्ट देते हैं, इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का डिजीज है पी। अब पी के लिए एक और फीचर है, कैसे, देखो भाई, पी जो है इसके सर्कल में भी आ रहा है और ये सर्कल क्या कहता है, कॉज्ड बाय वायरस। तो विच मीन्स पी दोनों है। क्या दोनों है पी, कम्युनिकेबल डिजीज भी है जो कि एक वेक्टर से स्प्रेड होता है, दूसरा ये वायरस के थ्रू कॉज होता है। तो इसके थ्रू आपको अपना आंसर निकालना होता है, समझे कि नहीं। सेम अप्लाइज फॉर क्यू। सो ये तो एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, बी दिस सब्जेक्ट और एनी। आई होप वेन डायग्राम को समझ गए होगे। तो थोड़ा सा मैं वक्त दूंगी बेटा आपको, और जल्दी से मेरे बच्चों मुझे सॉल्व करके बताओ सही आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। थोड़ा साइड हो जाऊं, बिल्कुल हो जाती हूँ, करो सॉल्व इसको। 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू टेल अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है पहला स्टेटमेंट सही दिख गया टिक करके आ गए उसको। ऑलराइट, चलिए
quickly. You can even pause the video if you want, you can take some time. But again यार, ये ओलंपियाड्स में टाइम की लिमिट रहती है, तो कोशिश करो कि जल्दी सॉल्व कर पाओ, यानी जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतना इनफ है, उतने में तो बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो यार, जल्दी से बताओ आंसर। P है कुछ, Q है कुछ। Okay, so I'll start reading the options and I hope you have told the answer in the comment section. A क्या कहता है? A कहता है Q could be a disease that is commonly treated by a drug obtained from the bark of cinchona tree. यानी Q जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि आमतौर पे एक ड्रग है जो कि किससे ऑब्टेन होता है? सिंचोना ट्री की बार्क से ऑब्टेन होता है, उससे ठीक हो जाती है ये बीमारी। Q कोई ऐसी बीमारी है। तो यार Q के जरा फीचर देखो, एक तो ये प्रोटोजोन से कॉज हो रहा है, प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है, दूसरा कम्युनिकेबल है, वेक्टर से स्प्रेड होता है। तो कहीं भी ये बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, काफी बार रिपीटेडली भी पूछे जाते हैं। तो अगर बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से कोई बीमारी ठीक होती है तो हमेशा के लिए याद रख लो वो बीमारी क्या है? मलेरिया है। वो बीमारी क्या है? मलेरिया है। यानी आपकी इस क्लास के हिसाब से बता रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ये हमेशा क्या होता है? मलेरिया। और बेटा मलेरिया के लिए हाँ बोल दो बिल्कुल, प्रोटोजोआ से कॉज होता है बिल्कुल, प्लाज्मोडियम से कॉज होता है ये, और दूसरा क्या? वेक्टर के थ्रू ये स्प्रेड होता है, मच्छर है भाई हमारा, ठीक है, एनोफिलीज से कॉज होता है ये। तो क्यों मलेरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। अगेन जल्दी करा करो काम, जल्दबाजी में नहीं, है ना। आई नो यू हैव टू सॉल्व द ओलंपियाड इन टाइम, बट इट डजंट मीन कि आप जल्दबाजी करने लगो। क्या करो भाई, इसको टिक करो, रुक जाओ, फिर से क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट बताना है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। बी पे आ जाओ। बी कह रहा है P could be a disease which is transmitted by the bite of infected Aedes aegypti mosquito. So P के लिए कहा गया है Aedes से कॉज किया जाता है। अब P हमें पता है बेटा वायरस से कॉज हो रहा है, एंड अगेन ये वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो बिल्कुल सही बात है यार। P कौन सा वायरस होता है? ये याद करो, डेंगी फीवर कहते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्या है? ये सब वायरस के थ्रू कॉज होते हैं, वेक्टर यानी ये मच्छर इनको फैलाते हैं। तो P बिल्कुल ऐसा डिजीज हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी क्या कहता है? P could be a disease characterized by severe joint pain and sudden onset of high fever, whereas X could be sleeping sickness. could be यानी हो सकता है भाई, यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो P में यानी हम जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन, सडन ऑनसेट, हाई फीवर वगैरह होता है, बिल्कुल सही बात है। अब Q कहा जा रहा है स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। तो बेटा Q प्रोटोजोआ से कॉज होता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस, बिल्कुल सही बात है। ट्राइपानोसोमा गैम्बियन से कॉज होता है वो, ठीक है। तो यानी और वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस की कौन सी फ्लाई थी? सीसी फ्लाई। ऑलराइट, तो यानी ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब मैम ये बात भी सही हो गई, तो फिर आंसर क्या है बेटा? आंसर ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो इनकरेक्ट है। तो डी बिकम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप वेन डायग्राम अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आपको 1 2 3 4 कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इन्हें पढ़ना है एंड आपको देखना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट, एक दो उससे ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दीज ऑप्शंस। इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, ए बी सी या डी। ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू टाइम ओवर हेयर। यहाँ पे आप जल्दी से देख लो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड देन टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पेज। मैं आऊँगी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तब तक क्विकली से इसको रीड कर लेते हैं। Number 1, in sprinkler system of irrigation, emitters let out trickling water near the roots. 2, removing the chaff from the grain is called winnowing, while separation of the grain from the crop is called threshing. Third, the organic substance obtained from dead plants and animals waste is called manure. 4 क्या है? Wheat and gram are rabi crops, while maize and mustard are kharif crops. So these are the lines. आपको देखना है करेक्ट वाली कौन सी है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है करेक्ट। इन्हें चूज कर लीजिए एंड आई होप समझ आ गया होगा विच स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट पेज, विल गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स। ए बी सी या डी में से क्या करेक्ट है? चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। पॉइंट नंबर 1 सेज इन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन मेथड एमिटर्स लेट आउट ट्रिकलिंग वाटर नियर द रूट्स। अब स्प्रिंकलर सिस्टम, इरिगेशन यानी पानी देने का सिस्टम जो होता है फील्ड वगैरह में क्रॉप्स को,
तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था और ड्रिप इरिगेशन था। तो बेटा स्प्रिंकल का मतलब ही क्या होता है, इधर उधर फैल के स्प्रिंकल करना। तो स्प्रिंकलर सिस्टम ज़रा याद करो, यहाँ पे ऐसा करके एक सिस्टम था और इसके जो है बहुत सारे ऐसे होल्स थे चारों तरफ और पानी जो है यूं फैल रहा था। ये बढ़िया सिस्टम जो है ये जो है खुद भी घूम रहा था और बढ़िया पानी पूरी क्रॉप्स के ऊपर फैल रहा था और इस सर के ऊपर से जा रहा था पानी। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मान लो यहाँ क्रॉप्स हैं, डिफरेंट जगह पे क्रॉप्स हैं, ये बीच में आपने रख दिया स्प्रिंकलर सिस्टम एंड पूरी तरफ घूम घूम के वो क्रॉप्स को क्या डाल रहा था, पानी। ये ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ड्रिप सिस्टम की, जो रूट्स की बात होती है वो होती है किसमें बेटा, ड्रिप सिस्टम में। व्हाट हैपेंस इन ड्रिप सिस्टम, मान लो यहाँ पे आपकी क्रॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ से आपका ड्रिप सिस्टम का मान लो यहाँ पे पाइप जा रहा है, तो इस पाइप में पता है क्या होता है, एग्जैक्टली जहाँ क्रॉप प्लेस है, मतलब यहाँ पे एक क्रॉप है तो सिर्फ यहीं पे होल होगा और डायरेक्ट जो है पानी बढ़िया बहता हुआ उसके रूट्स में चला जाएगा। यहाँ पे एक क्रॉप है तो सिर्फ यहीं, यहाँ बीच में नहीं होगा होल, यहाँ बीच से पानी से वाता जाता जाएगा। यानी इस सिस्टम में क्या है ना, पानी वेस्ट कम होता है। स्प्रिंकलर में ऊपर से डालते हैं और इसमें डायरेक्ट जहाँ भी क्रॉप होगी वहाँ पे उसके रूट्स में जो है पानी डलेगा। दिस इज बेसिकली ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ इन्होंने उल्टी बात कह दी है, दे हैव सेड इन स्प्रिंकलर सिस्टम एमिटर्स लेट आउट ट्रिकलिंग वाटर नियर द रूट्स। नहीं, स्प्रिंकलर में तो ऊपर से जाता है, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2, रिमूविंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। बिल्कुल सही बात है, ग्रेन के ऊपर जो चाफ होती है उसको हटाने को विनोइंग कहा जाता है। वाइल सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो क्रॉप बेटा अपन ग्रो करते हैं, प्लांट की क्रॉप, उसमें से ग्रेन, जैसे अगर वीट की क्रॉप है तो उसमें से वीट गेहूं बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कमिंग टू पॉइंट 3 देखते हैं, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट्स इज कॉल्ड मैन्योर। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें पता है फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले होते हैं, मैन्योर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, यानी जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हीं का मिक्सचर मिला के ये बनाया जाता है मैन्योर, जिससे जो है हम प्लांट्स में डालते हैं ताकि उनकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, wheat and gram are rabi crops while maize and mustard are kharif crops। मस्टर्ड खरीफ क्रॉप नहीं होती है भाई, हमें ऑलरेडी पता है मस्टर्ड क्या होती है, एक टाइप की राबी क्रॉप होती है। तो अगर कोई एक भी चीज आपको गलत दिखे ऑप्शन में तो वो पूरा ऑप्शन हो जाता है गलत। सो ओवर हियर व्हाट वी कैन फाइंड, हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट सही दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 2 एंड 3 कहाँ करेक्ट दिया है, क्लियरली ऑप्शन ए में दिया है, ओनली 2 एंड 3 आर द करेक्ट वन। सो ओवर हियर ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डायरेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन के, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है, हमें इसे पढ़ना है एंड नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो कमिंग ओवर हेयर आई विल गिव यू फ्यू टाइम, अपन इस पैसेज को पढ़ते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है पैसेज भाई, 2 लड़कियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। सुकृति एंड प्रिया आर गुड फ्रेंड्स एंड स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ अ रेप्यूटेड स्कूल। On a hot summer day, while they both were playing in the school playground, Priya felt uncomfortable and sat down. After some time, she developed acute headache and high fever. Her legs stopped moving and she also felt some stiffness in her neck. Soon she became unconscious. ओहो भाई, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है ये भाई। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, पैसेज के बेस पे आपको बीमारी पूछ सकते हैं, इसमें बीमारी पूछेंगे देखना। 2 फ्रेंड्स बता दी हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, छोटी छोटी से बच्चे हैं भाई। एक हॉट समर डे पे, गर्मी का दिन था, दोनों खेल रही थी, एकदम से जो है प्रिया, दूसरी वाली जो थी प्रिया, उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगा एंड वो नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उसे सर दर्द होने लगा, फीवर आने लगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ चीज़ बता दी गई है एकदम इंडिकेटिंग, हर लेग्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके पैर थोड़े चलना बंद हो गए और उसे जो है नेक में स्टिफनेस लग रही थी। स्टिफनेस यानी क्या, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, बहुत भारी भारी लगना, स्टिफ हो जाना। So let's see what is the question. Question says, identify the disease which Priya has contracted along with its causative agent and mode of transmission. यानी प्रिया को क्या बीमारी हुई है, डिजीज वो बताओ, causative agent किसने कॉज किया है एंड तीसरा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे उसमें बीमारी फैली होगी। तो A B C D करके ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, क्विकली टेल मी, यहाँ पे देख लो एक एक ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे जल्दी से बताइए।
डिजीज ए दिया है मलेरिया, बी दिया है ट्यूबरक्लोसिस, सी दिया है पोलियो, डी दिया है डिप्थीरिया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आई विल गिव यू अ हिंट, बेटा डिजीज़ पहचान जाओ। डिजीज़ पहचान जाओगे तो एजेंट और ट्रांसमिशन तो पता ही चल जाएंगे। और इसमें काफ़ी बहुत ही आसान सी हिंट दे दी गई है, उसके पैर मूव करना बंद कर दिए और नेक में स्टिफनेस है। चलो हेडेक फीवर तो काफ़ी कॉमन रहता है, काफ़ी बीमारियों में होता है, इंडिकेटिंग था पैर काम करना बंद कर दिए। तो ये आप किसी से भी पूछोगे ना, कोई भी आपको बता देगा। इफ़ अगर लेग स्टॉप मूविंग और नेक में स्टिफनेस होती है तो बेटा ये जो बीमारी है इसका नाम होता है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, आप देखते हो कोई भी पोलियो पेशेंट तो 2 बूंद जिंदगी की क्यों पिलाते हैं भाई, कि बड़े होकर ये प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो पोलियो में क्या होता है, पोलियो में बेसिकली आपके पैर जो है ये लोअर एब्डोमिनल रीजन वर्क करना बंद कर देता है। एंड इनिशियल स्टेजेस में यानी क्या दिखाई देता है, नेक में भी स्टिफनेस हो जाती है। सो बेसिकली जो बच्ची थी भाई प्रिया, उसको क्या हुआ है, पोलियो हुआ है। यानी ऑप्शन सी। एजेंट क्या है इसका हमें पता है, वायरस से, पोलियो वायरस से होता है ये। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल या ओरल रूट से ये हो सकता है। तो यानी ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई वेरी वेल होप सभी ने जो है यही आंसर दिया हो। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो भाई ये आपको रीड करना है और इसका आंसर जल्दी से बताओ। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम was launched with an aim to eradicate polio disease. It involves simultaneous administration of polio drops या polio vaccine जिसे कहते हैं to the high risk population on a single day throughout the nation. What is the basic object of pulse polio immunization program? देखो पिछले क्वेश्चन में पोलियो की बात थी और यहाँ पे आपको पोलियो पे एक प्रोग्राम दे दिया गया है कि भाई ये हुआ था, क्यों हुआ था, ताकि ये जो है पोलियो बीमारी एकदम से आ गई थी तो उसको इरेडिकेट हटाया कैसे जाए। तो पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप्स देने का एक सिंगल डे में यानी पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में ना ऐसी चल गई थी कहानी, पर इसका मकसद क्या था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का मकसद क्या था। तो ए कहता है टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड, बी to boost the immunity of children already immunized, C to eradicate the polio causing virus from the world, or is it D all of these? तो क्या मोटिव था जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन आसान भी है काफ़ी। आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही हैं। तो इस टाइप के इम्यून जो भी आप लेटेस्ट भी देखा करो, है ना, बीमारियों वाला जो हमारा चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, रीसेंट टाइम्स में भी जो बीमारियां हुई हैं उनको भी आप कंसिडर करके रखना कि इसके बेस पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, होता है ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, तो उस पर ज़रा ध्यान रखना। चलिए भाई काफ़ी आसान इसका आंसर है, ऑप्शन डी होगा यार, ऑल ऑफ दी। सब करने के लिए होगा ना ये प्रोग्राम, क्यों, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या जिनको पार्शियली मिला है उनके लिए। और ऐसा होता है जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल चुकी होती है उन्हें एक उम्र तक फिर भी पोलियो ड्रॉप्स देते रहते हैं ताकि और बढ़ती जाए इम्यूनिटी। एंड तीसरा, पोलियो वायरस जो है, पोलियो कॉजिंग वायरस, उसको भी दुनिया से हटा देने का मकसद था इस प्रोग्राम का। सो आई वेरी वेल होप सबने आसानी से आंसर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करना है इसमें, मैच वाला काम है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, PQRS दिया है, आपको मैच करना है इनको करेक्टली। देन ABCD चूज कर लेना कौन सी बिल्कुल मैच्ड है करेक्टली एंड उनका आंसर दे दो। चलो भाई ग्लैंड्स की कहानी है तो अच्छा क्वेश्चन है ये। पिट्यूटरी, एड्रिनल, ओवरी, थायराइड, इनके काम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PQRS, ऐसे करके लिख दो, फिर नंबरिंग लिख देना, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है, ओवरी का क्या काम है, थायराइड का क्या काम है। इन चारों में से फर्स्ट है कंट्रोल सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स, सेकेंड रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स, प्रिपेयर्स बॉडी टू फाइट। ऑलराइट, चलो भाई काफ़ी आसान सी ये कहानी है। सबसे पहला नाम है पिट्यूटरी, हमारा जो है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, मास्टर का काम क्या होता है, दूसरों की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, दूसरों की एक्टिविटी को रेगुलेट, तो यानी कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, पी का आंसर लिख दूंगी 3। ऐसे ही आपको बाकी 3 के आंसर भी लिखने हैं। पी का 3, क्यू का आगे बताइए भाई, एड्रिनल है। एड्रिनल का काम क्या होता है,
बॉडी को देखो, कभी भी कोई बीमारी आने वाली होती है या फिर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो वो क्या करता है, बॉडी को तैयार कर देता है भाई कि अब तो आ गया है, अब हमें लड़ना है। सो इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट, दैट इज क्यू का क्या हो जाएगा 4। वैसे ही आर क्या है, ओवरी। ओवरी वेरी क्लियर है, यानी फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट रहती है तो कंट्रोल्स सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो अगेन आर का 1 है। लास्ट बचता है थायराइड। थायराइड का काम क्या है, जो मेटाबॉलिक रेट है यानी सेल्स के बनने टूटने की जो रेट होती है उससे ये मेंटेन करता है, विच मीन थायराइड रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये कुछ आ जाएगा 2 करके, तो यानी क्या दिख रहा है, P3Q4R1S2। सो लेट्स जस्ट मैच इट ओवर हेयर। P3 है, पहले वाले में भी 3 है, Q4R1 है, नहीं भाई, तो यानी A तो नहीं है आंसर। B क्या कहता है, P3, Q तो 4 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C देख लेते हैं, P3Q4R1S2, ऑल दी 4 आर करेक्ट ओवर हेयर। सो यानी ऑप्शन C हो जाता है सही आंसर। ठीक, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस। What is the question? Which of the following is or are incorrectly matched? आपको यहाँ 1, 2, 3, 4 करके मैचेस दी गई है, जोड़ी दी गई है। आपको ये देखना है इसमें से कौन सी जोड़ी इनकरेक्ट है, गलत मैच है, वो देखो और A, B, C, D में से आंसर बता दो। यानी एक जोड़ी भी गलत हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा भी गलत हो सकती हैं। तो कुछ समय यहाँ पे लो, कुछ टाइम यहाँ पे लो और जल्दी से आंसर बताओ। 4 दी गई हैं जोड़ियाँ, किसी किसी बेसिस पे हैं, हो सकता है रिलेटेड हो नहीं हो, लेकिन आपको समझ जाना है मैच। पहली क्या है, पहला कहता है टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय व्हीकल्स यूज कैटालिटिक कन्वर्टर। सेकेंड है ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन। थर्ड है टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी, एडुकेट द पब्लिक नॉट टू थ्रो लिटर और डंप रिफ्यूज इनटू द सी। फोर्थ है एसिड रेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऐसे रैंडम मैचेस दिए जाते हैं, आपको बताएंगे नहीं हेडिंग में, आपको समझना है ना, तभी तो यार ओलंपियाड है ये, समझो। आई होप देख लिया होगा कौन सा इनकरेक्ट मैच है, क्लियरली देखते ही समझ आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट दिख रहा है, A, B, C और इज इट D? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, सही आंसर दो एंड आई होप स्कोर अपना कैलकुलेट कर रहे होगे। चलिए, नंबर 1 है टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेज एमिटेड बाय व्हीकल्स। व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं उससे जो पीछे गैस निकलती है भाई, इतना धुआं निकलता है, तो उन हार्मफुल गैसेज को कैसे बचाने के लिए, कम करने के लिए, बचाना यानी कम करने के लिए क्या यूज होता है गाड़ियों में, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होता है, तो ये बात सही है। नंबर 2, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन, पढ़ते ही अजीब साउंड होगा, ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। भाई ऑक्सीजन कहाँ से आया ग्रीन हाउस गैसेज में? ग्रीन हाउस गैसेज हमें ऑलरेडी पता है, और कौन सी होती हैं ज़रा कमेंट करके बताओ, देखती हूँ किस किस को ग्रीन हाउस गैसेज याद हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी पहली क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। ये इनकरेक्ट मैच है। नंबर 3, टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी। सी में पोल्यूशन ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एडुकेट द पब्लिक, एजुकेट करो पब्लिक को, नॉट टू थ्रो लिटर, कचरा वचरा मत फेंको यार सी में, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, तो ये तो सही बात है, बिल्कुल बेसिक है ये। नंबर 4, एसिड रेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल नहीं, एसिड रेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नहीं होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो भाई ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में इनका काम है, इनका हाथ कहीं और है। एसिड रेन बेसिकली सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट मैच। तो 2 ही मैच मुझे दिख रहे हैं इनकरेक्ट, एक नंबर 2 और एक नंबर 4। सो लेट्स चेक, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, कहाँ दिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी में दिया है 2 and 4 ओनली, इनकरेक्ट मैचेस बताने थे, so C will be your correct answer. Okay, coming to question number 19. Question number 19 says, select the correct match of the deficiency disease and related nutrient. तो अगेन आपको 4 ऑप्शंस में मैचेस दिए हैं, इसमें मैच आपको क्लियरली बताया है क्या, कि एक आपको दिया गया है डेफिशिएंसी डिजीज दिया है, कि जो खाने में किसी कमी से डिजीज होता है, और उसी से रिलेटेड न्यूट्रिएंट, कि यार इस न्यूट्रिएंट की कमी से ये डिजीज होता है। What you have to tell in this case, you have to tell the correct match. तो यानी 3 कोई मैचेस हैं जो गलत हैं और सिर्फ एक करेक्ट है। So take your time and quickly tell the answer to this. A है विटामिन E से क्या होता है, स्कर्वी से होता, मतलब कि डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं, मैं ऑप्शन पढ़ के बता रही हूँ। B है, B सेज आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मरासमस। C है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस, और D कहता है विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया।
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार, आसान है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, बिना एलिमिनेशन ही आपको क्लियरली देख के समझ आ जाएगा। ओके चलो, आई होप आंसर बता दिया होगा। अब अपना आंसर चेक करो। विटामिन ई की कमी से स्कर्वी नहीं आ रही है, सी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से मैरास्मस नहीं, वो क्या होता है, गॉइटर डिजीज होता है, प्रोटीन की कमी से चिलोसिस नहीं, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस, मैलन्यूट्रिशन, ये बीमारियां होती हैं। तो क्लियरली दिख रहा है, और ये मतलब एलिमिनेट नहीं भी करना होता, देन टू यू कैन क्लियरली सी विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया, बोन्स की बीमारी होती है भाई, ये हड्डियां जो है बिल्कुल ढीली पड़ जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, इसलिए कहते हैं भाई विटामिन डी, हड्डियों में किसी को दर्द होता है तो बोलते हैं विटामिन डी लो, या एक एज के बाद विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग। सो ओवर हेयर ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। हेयर कम्स योर लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है भाई यहाँ पे, जैसा प्रीवियस ईयर्स में यूजुअली रखा जाता है, डायकोटोमिस की जनरल आमतौर पे देखने को मिलता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। So question number 20, very important. Refer to the given dichotomous key and select the incorrect option regarding organisms P, Q, R and S. इस क्वेश्चन की मैं खासियत बताती हूँ कि ये क्वेश्चन इतना दिखने में डरावना क्यों लगता है, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ये होता है रिडल, जैसे कहते हैं रिडल, पहेलियाँ बुझाने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक लाइन कहेगी कि इधर आओ, फिर दूसरी लाइन कहेगी कि चौथी लाइन पे जाओ, चौथी कहेगी पांचवी पे आओ, पांचवी कहेगी पहली पे वापस जाओ, यानी ये घुमा रहे हैं जस्ट लाइक रिडल्स। तो ये पहेलियों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड टू कीप योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और कंफ्यूज मत होना। क्या क्या करो, रफ एरिया में साइड में लिखते जाया करो। अब आपको 4 ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं। पी, देखो इतने सारे लाइन्स में से सिर्फ 4 ऑर्गेनिज्म निकल के आएंगे। पी, यहाँ पे पी है, यहाँ कोई क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। अभी ये आंसर नहीं आया इसका, है ना। पी क्यू आर एस को आप तो पहले क्या करना बेटा, आइडेंटिफाई कर लो, है ना। पी क्यू आर एस कुछ है, पहले इसके फीचर्स समझ लो। उसके बाद ए बी सी डी ऑप्शंस में कुछ बातें कही हैं, और इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर से हमेशा सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इन चारों में से कोई एक गलत ऑप्शन है, 3 सही है, कोई एक गलत है, दैट यू हैव टू टेल। सो आराम आराम से डायकोटोमिस की को पढ़ो, पहेली को सुलझाओ, वक्त लो, इसमें कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे कैसे दिया है, पॉइंट नंबर 1 दिया है, उसमें 2 पॉइंट है ए एंड बी। पॉइंट नंबर 1 में देखो ए एंड बी है। ए क्या कहता है, एनिमल्स विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पी खत्म, पहला ही एनिमल बता दिया उन्होंने। पी वो एनिमल है जिसका सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे नहीं लगता है इससे आसान और कोई बात होगी, ठीक है। आई होप समझ गए हो, अपने रफ में साइड में लिखते जाओ पी क्या है, ओके मैं लास्ट में बताऊंगी। देन कम टू बी, इसी का बी पे आओ। बी क्या कहता है, एनिमल्स विद टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कह रहे हैं ये वो एनिमल्स है जिनमें या तो आगे, मतलब सेलुलर के आगे बढ़ जाओ, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी बता नहीं दिया नाम क्योंकि इतने सारे क्लासिफिकेशन थे। तो यहाँ कहा गया है, देखो पहेली चालू हो गई, गो टू 2, यानी ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा इस पे आ जाओ, ऐसा आपको कह रहा है ये। तो हम आ गए, ओके। अब 2 में भी ए और बी दोनों पार्ट हैं, तो पहले ए पार्ट पढ़ते हैं। ए पार्ट कहता है एनिमल्स पोजेसिंग बायलेटरल सिमेट्री, यानी ऐसे एनिमल जिनमें शायद टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम हो, और इनमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी एक एक्सिस से काट के आपको 2 साइड सिमेट्री दिखेगी, ठीक है। तो यानी गो टू 3A, इसमें क्या दिया है, थर्ड के ए वाले पे जाओ। तो इसी पॉइंट को लेके देखो, मैं जहां से एरो लेके जा रही हूँ याद रखना, थर्ड के ए वाले पे, बी पे मत जाना, ए पे ही जाना। थर्ड का ए क्या कहता है, ट्रू सीलम इज प्रेजेंट। तो ये एक ही जानवर की बात कर रहे हैं, ये ऐसा एक ही जानवर है जिसमें शायद टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होगा, पहली बात। दूसरी बात बायलेटरल सिमेट्री होगी। तीसरी बात ट्रू सीलम इसमें प्रेजेंट होगा, सीलोमेट होंगे ये, यानी आगे के आ गए बहुत एनिमल्स। और इसमें और पहेली दी है, देखो ना। अब क्या कह रहे हैं, गो टू 4 का ए, तो 4 के ए पे आ जाओ। अब लिखा है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करती हैं चीजें, क्या कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इसको इन्होंने मार्क कर दिया है क्यू। तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होगे क्या होगा इसका आंसर, क्यू को कर लो आइडेंटिफाई, ठीक है। चलो क्यू हो गया, तो अब इसके बाद जो है मैं ये लाइंस मिटा दूंगी, ठीक है। क्यू को आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कहाँ से चालू करोगे, देखो नेक्स्ट जो है आप यहाँ से स्टार्ट करना, बी वाले से। यू हैव डन द ए वाला, सेकंड का ए हो चुका है, अब बी पे आओ।
एनिमल्स पोजेसिंग रेडियल सिमेट्री, ये वो एनिमल्स है जिनमें रेडियल सिमेट्री है। थर्ड के बी पे आओ, ट्रू सीलम एब्सेंट है, रेडियल सिमेट्री है। ए सीलम 8 है, 4 के बी पे जाओ, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। और फिफ्थ वाले पे जाओ, फिफ्थ वाला क्या है, ए कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेडुसा फॉर्म आर, बी कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिप फॉर्म एस। तो फिर से क्रिस्टल क्लियर हो गया आंसर, मेडुसा और पॉलिप फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से देखो, है ना, इसको ऑब्जर्व करो। और यहाँ पे ऑप्शंस में मैं टाइम दे रही हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बताओ इसका जल्दी। पी क्यू आर एंड एस, ए बी सी डी ऑप्शंस क्या हैं, इनकरेक्ट बताना है, यानी 3 बेटा सही होंगे इसमें से। ओके, चलिए क्विकली से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो यार, कितनी सारी फैसिलिटी है ना। थोड़ा सा ही टाइम लो, ज़्यादा मत लो यार, ऐसा नहीं है 10 मिनट बैठ के एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एग्जाम में कैसे करोगे। अब ए कहता है एनिमल्स विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी लूज सेल्स में है ये। क्लियरली मैम इसमें तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये पॉरीफेरा है, स्पंजस की बात है, ये बिल्कुल अच्छे से याद है, ठीक है। क्यू पे आओ, क्यू में सबसे मेन बात कह दी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अरे नोटोकॉर्ड नाम आते ही किसे याद करो, कॉर्डेट्स को, तो ये कॉर्डेटा की बात है। आगे आओ, आर और एस तो और ही सिंपल दे दिया। एक कहता है मेड्यूसा फॉर्म में है, एक कहता है पॉलिप फॉर्म में है। ये दोनों ही फॉर्म किसके हैं, नाइडेरिया के पढ़ते हैं हम, नाइडेरियंस के फॉर्म है पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो आर हो जाएगा मेड्यूसा का कोई फॉर्म, एस हो जाएगा पॉलिप का फॉर्म। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप चाहो कोई भी कॉमन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मेड्यूसा में आप जेलीफिश ले लो, ठीक है, पॉलिप में कोई भी कॉमन एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ए पे आओ, इसको मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल है, यानी मेड्यूसा फॉर्म है, दोनों ही नाइडेरिया के हैं। ओके, सो नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इतने एग्जाम्पल है, कुछ भी आ सकता है, तो अपन क्वेश्चन यानी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या कहता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पी। अरे बाबा पी कौन है, पी है पॉरीफेरा। तो ये कहना चाह रहे हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा could contain numerous small pores called ostia and a large opening called osculum on top। बिल्कुल सही बात है, नाम ही इनका स्पॉन्जेस हैं, क्योंकि इनमें पोर्स हैं, पॉरीफेरा है, पोर्स प्रेजेंट है। न्यूमरस जो पूरी बॉडी में पोर्स हैं, यानी अरे पूरी बॉडी में जो यहाँ 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 पोर्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और ऊपर ओपनिंग में एक सिंगल टॉप में जो पोर है उसे हम क्या कहते थे, ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। पॉरीफेरा का नाम क्यों है, बिकॉज उसमें पोर प्रेजेंट है, तो करेक्ट है ये। लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन। बी है ऑर्गेनिज्म क्यू कुड पोजेस गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। क्यू किस में आता है, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा का एक फीचर होता है भाई, हमें पता है क्या क्या उसको बोलते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस करनी पड़ती हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, गिल स्लिट्स होने चाहिए। अब वो लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, है ना, लार्वा स्टेज में हो, अडल्ट स्टेज में हो, ठीक है, तो ये बात भी सही है। लेट्स कम टू ऑप्शन सी, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एस। एस क्या है, एस है भाई नाइडेरिया का पॉलिप फॉर्म। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एस कुड बी डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल फुट। बोलोगे मैम एस नाइडेरिया का है, पॉलिप फॉर्म है, स्टेशनरी फॉर्म है, एक जगह खड़ा रहेगा प्लांट लाइक। हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल फुट, ये फीचर तो हमें याद आ रहे हैं, ये तो इकाइनोडर्माटा के हैं, स्पाइनी स्किन वालों के हैं, स्टारफिश वगैरह के जो हम पढ़ते हैं इकाइनोडर्माटा। तो यानी ये पॉइंट हो जाता है इनकरेक्ट। एस है नाइडेरिया और ये बात कर रहे हैं इकाइनोडर्म्स की, सो सी बन जाता है इनकरेक्ट ऑप्शन। डी भी पढ़ लो यार एक बार। ऑर्गेनिज्म आर यानी जो मेड्यूसा फॉर्म है, इट कुड पोजेस नेमेटोसिस्ट्स। तो नेमेटोसिस्ट कह लो या नाइडोसिस्ट कह लो, ये जो है नाइडेरिया का फीचर होते हैं, बेसिकली लोकोमोशन, डिफेंस करने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, इन सब के लिए रहता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, यानी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है, सी। सो आई होप डायकोटोमिस की, मैं अगेन कह रही हूँ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस पहेली को सुलझाना समझ जाया करो, खुद ही मत उलझ जाना उसमें। ओके, एक साइड पे लिख देना नेम एंड देन सॉल्व करना। सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और अगेन जैसी अपनी बात हुई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, जो भी आपका स्कोर आया है वो कमेंट करके बताओ। इससे होता क्या है, देखो इससे ना आप अभी से समझ जाओगे वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। जैसे क्लास में कंपटीशन होता है तो यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के स्कोर्स देखोगे, यू कैन कैलकुलेट कि हाउ मच हार्ड यू नीड टू वर्क।
सो ये मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। ऑन माय दिस साइड आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री आप वीडियोस को देख सकते हैं। एंड एक और बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास अब बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। यानी जितना भी आप क्वालिटी एक नंबर कंटेंट हमारा देखते हो यार, कितनी मस्त थ्योरी है मैम, इतने अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स एंड मैनी मोर थिंग्स, तो वो सब भी आप ले सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स के तौर पे। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक में एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए एंड देन हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट बैक करेगी जो भी बुक्स आपको चाहिए होंगी। ओके, सो वेरी गुड लक फॉर द ओलंपियाड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।